So today we are going to start our first lecture on international relations. International relations के पहला lecture हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, right? और ये जो international relations है, पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले हम ये समझेंगे कि what is the nature of this subject, ठीक है? First of all we will understand that. Then we will understand कि subject को हमको किस तरह से approach करना है, जो कि जिससे कि हम क्या करें, हम maximum benefit इससे पा सके. इस subject से maximum benefit हम किस तरह से पा सकते हैं, GS पेपर के अंदर, ये हमको इसके अंदर समझना पड़ेगा, ठीक है? तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको इसके अंदर समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, किस तरह से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्लासेस किस तरह से चलेंगी, क्या क्या फीचर्स होंगे क्लास के, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्लास के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपके क्लास के अंदर एक थ्योरेटिकल क्लास आपकी चलेगी, ठीक है? उसके बाद आपका ये क्लास जो होगा, रिकॉर्डेड सेक्शंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड एज वेल एज वीडियो एज वेल एज पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो क्लास है, ठीक है, ये हमने इस तरह से डिजाइन करी कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है? ये जो पेपर होगा ये मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स का, ये जो कोर्स होगा मेंस और प्रीलिम्स के अंदर हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। बट मेरा फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप सभी पेपर्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस ही नहीं, सभी पेपर्स के अंदर आंसर राइटिंग की टेक्निक सीख जाए, ठीक है? टेक्निक सीखने का मतलब क्या है कि आप कोर बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं आंसर राइटिंग के, वो आपको समझ में आ जाए, और किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन लिखना होता है वो आपको इसके अंदर समझ में आ जाएंगे। इस क्लास के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो अलग लेवल का हो जाएगा, ठीक है? आप देखेंगे कि इस क्लास के बाद आपका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा और चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव आपका बदल जाएगा, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा कोर्स हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे विद आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के बारे में आपको बता दूं कि देयर विल बी वीकली टेस्ट, ठीक है? हर वीक टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट विल बी देयर, और वीकली टेस्ट जो होगा उसके बाद उसका थोरो डिस्कशन होता है, डिटेल के अंदर डिस्कशन होता है, और डिटेल के अंदर डिस्कशन के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी क्या क्या गलती रही है, ठीक है? क्या क्या गलती रही है डिस्कशंस के दौरान, ठीक है? कि ये सब आपको पता चलता है। ग्रुप डिस्कशन होता है प्लस पर्सनल डिस्कशंस भी यहाँ पर होते हैं, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि किस तरह से आपकी गलतियां हैं और क्या क्या गलतियां आपको सुधारनी है, वो भी हम इसके अंदर करेंगे, राइट? सो एक ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज क्या होगा कि इसके अंदर आपका आंसर राइटिंग के अंदर किस तरह से प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ टेक्निक्स हम आपको बताएंगे इसके अंदर, किस तरह से आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी होती है, ये सब चीजें हम इसके अंदर आपको बताएंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है इस क्लास के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा वो होगा डिसिप्लिन, ठीक है? देखिए, मुझे ये जो कोर्स स्टार्ट करता हूं मैं, ये जो कोर्स है, ये कोर्स बहुत डिमांड था इसका। अगर आप देखेंगे अनअकैडमी पे जब मैं पढ़ाता था तो उस कोर्स का बहुत ज्यादा डिमांड था। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते थे कोर्स की सर हमें पूरा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इसलिए लेते थे क्योंकि कोर्स ज्वाइन करना होता था, राइट? बट यहाँ पर आप देखिए, कोर्स मैं इंडिविजुअल इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है? इसके अंदर आप जीएस का कुछ 250 मार्क्स का इसके अंदर कवर करेंगे। 250 मार्क्स का जीएस पेपर इसके अंदर कवर होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि इस सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है कि मैं इसके अंदर इंटरलिंकिंग कर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? आई विल टीच यू थ्रू इंटरलिंकिंग के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह से जीएस पेपर 1 को जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इन सब को आपस में कनेक्ट करके किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये चीज आपको इसके अंदर बताई जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है? मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपकी जो पर्सपेक्टिव होंगे, प्रिपरेशन से रिलेटेड पर्सपेक्टिव की किस तरह से यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सब बदलने वाला है और आपको एक नया डायरेक्शन, आपका एक लिए नया डायरेक्शन यहाँ पर खुलने वाला है, राइट? ये चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रहे। तो हम यहाँ पर कुछ 250 प्लस मार्क्स का इसके अंदर कवर करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में अलग से इसलिए पढ़ाता हूं बच्चों क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी आप कर सकते हैं और इंटरलिंकिंग के थ्रू हम बहुत सारा इसके अंदर जीएस का पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो दिस पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू इन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एज वेल एज जीएस पेपर 4 के अंदर ये आपको हेल्प करने वाला है और बहुत हेल्प करने वाला है। ये जो पूरा कोर्स होगा इसको मैंने इस तरह से डिजाइन करा है। देखिए, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का आप देखेंगे जीएस के अंदर, तो पेपर सेकंड, जीएस पेपर सेकंड के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन का दे रखा है और मैक्सिमम जीएस पेपर सेकंड के अंदर से कितने क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन? मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन से। 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशन पे मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन मान लीजिए 15 मार्क्स का भी आप एक क्वेश्चन मान लीजिए तो 54 15 into 4 60 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है।
पर यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ रहे, ऐसा मत समझना कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो हम एक ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो कि आपका 250 प्लस मार्क्स कवर करेगा, किसके अंदर, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, और प्रीलिम्स के अंदर आप देखें 3 से 4 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के अंदर कवर करें। हम कुछ इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि प्रीलिम्स के अंदर आपके अगर हम देखेंगे 6 to 8 मार्क्स आपके लेगा प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस के अंदर अगर हम बात करें तो 250 प्लस मार्क्स का मेंस के अंदर लेकर आएगा। प्लस एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आपका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से हमको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन इसके अंदर करनी चाहिए, किस तरह से चीजों को पढ़ना चाहिए। आज तक भी आप पढ़ते हुए आ रहे थे, बट अब आप देखेंगे कि आगे चलकर किस तरह से आपको पढ़ना है, ये चीजें आप इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट के बाद, इस कोर्स के बाद आपको पेपर जो होगा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ज्यादा समझ में आने लगेगा। जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उसके अंदर करंट इश्यूज ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा समझ में आने लग जाएंगे इस पेपर के बाद, है ना, इस कोर्स के बाद, राइट। तो ये कुछ बातें इस कोर्स के लिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीकली टेस्ट इसके अंदर होंगे। वीकली टेस्ट से आपका क्या होगा, आंसर राइटिंग स्किल्स यहाँ पर सुधरेगा, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दी, डिसिप्लिन। क्लास के अंदर डिसिप्लिन, आई रिक्वायर्ड डिसिप्लिन इज मस्ट इन दिस क्लास, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन के बिना मैं इस क्लास के अंदर बिल्कुल भी इस तरह का कोई इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होने दूंगा जिससे डिसिप्लिन ब्रेक हो, राइट। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है सर, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब, पहला जो पॉइंट है डिसिप्लिन का वो ये है कि आपको जो भी दिया जाए आपको बेशर्त उसको करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूं कि आपको टेस्ट देना है तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर मैं कहूं कि आपको लाइव क्लास के अंदर आना है तो आपको लाइव क्लास के अंदर आना पड़ेगा। देखिए, मेरे पास हर वक्त ऑटोनॉमी है, यहां पर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरे पास ऑटोनॉमी है कि कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अगर आपने जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं करें, जो भी चीजें आपको बोली जा रही है आंसर राइटिंग करनी है तो फिर करनी है आपको, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आंसर राइटिंग आपको करनी है तो फिर आपको करनी पड़ेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिमानी, आपकी साइड से शायद कुछ लिख दिया है आपने इसके अंदर, प्लीज डिलीट दिस वन, ठीक है। ई दबा दीजिए या फिर आप डिलीट करने की कोशिश करें इस चीज को, यस। और ये 2 लाइंस भी आ रही हैं, किसी स्टूडेंट्स ने लिख दिया है यहाँ पर, जिसने भी लिखा है प्लीज डिलीट दिस वन, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास जो होगा ना बहुत डेमोक्रेटिक अपन को रखना है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब जब भी आपको, देखो डिसिप्लिन और क्वेश्चन आस्किंग में दोनों में अंतर है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब जो क्लास में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो आपको सुनना है और उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। विदाउट फेलियर, ठीक है, बिना किसी मतलब आप देखिए बहाने के, ठीक है, बिना किसी फेलियर के आपको क्या करना है, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। ये डिसिप्लिन का मतलब। डेमोक्रेटिक क्लास होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ 24 आवर्स आई एम अवेलेबल फॉर यू, 24/7 आवर्स आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप ये करके देख लीजिए, आप रात में मेरे को कॉल करेंगे तो आई विल पिक द कॉल, बट व्हाट आई नीड इज दिस वन, कि आपको जो भी बोला जा रहा है, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिस स्टाइल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस स्टाइल के अंदर पढ़कर आपको उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको एक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि बस ज्ञान अर्जित कर रहे हैं यहाँ पर आकर, आपको आंसर राइटिंग के अंदर अपनी टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये देखना पड़ेगा कि भाई देखिए ये जो कोर्स है ये आपके पर्सपेक्टिव बदलने वाला है, चीजों के लिए पर्सपेक्टिव बदलने वाला है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे कोर्स पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने मेरे को ये बैकग्राउंड ये फीडबैक दिया है कि सर इस कोर्स के बाद हमारा जो पर्सपेक्टिव है यूपीएससी सीएससी के लिए वो अलग ही हो गया है बिल्कुल। तो ये टेस्टिमनीज है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिष्ठान आईएएस पे मैं पहली बार कोर्स लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि इस कोर्स का बहुत ज्यादा डिमांड था स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये पहली बार ये कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो कुछ बातें हैं, कॉमन बातें, कॉमन जनरल बातें, जो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा। आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्योंकि पहली क्लास है तो हम इसको बहुत शॉर्ट के अंदर आपको बता रहे हैं, राइट। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है ये हम इसके अंदर समझते हैं। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। चलिए, अच्छा, क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन आए आपको तब की तब पूछना है, ठीक है। ऐसा नहीं सर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पूछेंगे, ठीक है। क्लास के अंदर जितना ज्यादा डिस्कशन होगा बच्चों उतना ज्यादा अच्छा है, है ना। क्लास के अंदर सीरियस होकर बैठना ही नहीं है हमको। ऐसा समझना कि कुछ कहानियां आपको सुना रहा हूं मैं
उस कहानियों के अंदर अगर आपकी कोई क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, तो आपको वो चीज पूछनी। बस ये दिमाग में रखो कि आप लोड लेकर बिल्कुल मत पढ़ना। इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, राइट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन, इस वर्ड का मतलब अपन समझ लेते हैं, इसके वर्ड का मीनिंग अपन समझ लेते हैं, व्हाट वी मीन बाय द इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, इंटरनेशनल मतलब क्या है कि दो नेशन के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो दो नेशन के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस। कि दो नेशन है, उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, राइट। तो ये इसका एक बेसिक मीनिंग होता है इंटरनेशनल रिलेशन का। ये एक नेशन वन है और नेशन टू है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, आपस में इन दोनों को अपने बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोसाइटल रिलेशन उनको एस्टेब्लिश करना। बट इस कोर्स के अंदर हम इससे थोड़ा बियॉन्ड पढ़ेंगे ना, इस टर्म को थोड़ा हम बियॉन्ड पढ़ेंगे। कैसे? इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब ये तो है कि दो नेशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश करना है, बट इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब ये भी है कि नेशन वन कोई है, उसका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे डब्ल्यूटीओ से क्या रिलेशन है, यूनाइटेड नेशन से क्या रिलेशन है, यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स हो गया, ठीक है, जैसे एससीओ हो गया ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ रहा है, जैसे कि आशान ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके साथ किस तरह से रिलेशन है, ये अपन इसके अंदर समझ। अच्छा, हमारी जो कंट्री है, पहली जो कंट्री है उसका नाम है इंडिया, ठीक है, जो हमको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, इंडिया। इंडिया तो हर जगह कॉमन रहेगा, और इससे दूसरी कंट्रीज के किस तरह से रिलेशनशिप है ये हमें समझने होंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर। प्लस एक तो नेशन से N1, जैसे मान लीजिए चाइना से कैसा रिलेशन है हमारा, पाकिस्तान से कैसा रिलेशन है हमारा, राइट, हमारा कैसा रिलेशन है अमेरिका से, ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी। एक पहली लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो हमको ये करनी, और इसके अंदर भी हमें जो अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है, इसके अंदर भी जो हमें मेन अंडरस्टैंडिंग करनी है वो क्या करनी है, वो हमें ये करनी है कि नेशंस के बीच में कैसे रिलेशन, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उसके ऊपर हमको फोकस करके हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना है, राइट, उसके ऊपर अपन को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। दूसरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो ये होगा अपना कि इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इसके साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, डब्ल्यूएचओ हो गया, राइट, इनके साथ किस तरह से रिलेशनशिप है वो हमको समझना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया का दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ तो ठीक है, पर नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनके साथ किस तरह से रिलेशन है। जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर क्या हो जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई प्रेशर ग्रुप है तो इनके साथ कैसा रिलेशनशिप है। किसी कंट्री के अंदर कोई प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि हम देखें पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट तो है जिससे कि हमको बात करनी होगी, उसके अलावा उसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स भी है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, उनको भी हमको टैकल करना पड़ता है, तो उनको किस तरह से डील करें। वो गवर्नमेंट की नहीं है, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, वो स्टेट से रिलेटेड नहीं है, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, तो हमको उससे कैसे डील करना है ये हमें समझना होगा। तो इस पेपर के अंदर जब हम ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे ना, तो हमको मल्टीपल डायमेंशन को एक्सप्लोर करना पड़ जाएगा। ये इस पेपर की नेसेसिटी है, इस कोर्स की नेसेसिटी है कि व्हेन वी आर एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विद अदर कंट्री, देन वी हैव टू एक्सप्लोर मल्टीपल डायमेंशंस। हाउ सर, कैसे? अब ये थोड़ा समझना। देखिए, मान लीजिए कि अपन नेशंस को हटाते हैं, भाई अपन कहते हैं कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है साहब हमें, ठीक है, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, इन दो लोगों के बीच में हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो कभी भी आप किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं, राइट, तो आपके दिमाग में क्या होता है कि भाई इसका स्टेटस क्या है, समझ में आ रहा है, ये होगा एक दिमाग के अंदर। इसका अगर हम देखें, क्योंकि कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री रिलीजियस कंट्री है, तो रिलीजन क्या है ये भी हमारे दिमाग के अंदर पर्सपेक्टिव रहता है। इसका अगर हम देखें तो बैकग्राउंड क्या है ये भी हमारे दिमाग में रहता है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या एजुकेशन स्टेटस है, ये भी रहता है दिमाग के अंदर। और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें होती है जो कि हमारे रिलेशंस के बेसिस बनती है, जो कि हमारे रिलेशन के डिटर्मिनेंट्स होती है। समझ में आ रहा है, रिलेशंस की डिटर्मिनेंट्स होती है, ये सब चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी होती है ना। ये चीजें हम एस्टेब्लिश करते हैं ना रिलेशन, तो उससे पहले ये चीजें देखते हैं, इनमें से कुछ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अगर मैच करते हैं तो हमारा रिलेशन अच्छा हो जाता है। Similarly, if we have to establish a relationship between the what? Between two nations, N1 और N2, तो हमको क्या देखना पड़ेगा?
ये समझिए, अगर दो नेशंस के बीच में अगर हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं रिलेशनशिप, तो हमें बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स देखने पड़ेंगे। कैसे सर, क्या क्या देखना पड़ेगा? एक तो हमको देखना पड़ेगा कि जो दूसरा नेशन है, जैसे मान लीजिए एक इंडिया है, इंडिया और चाइना आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया और चाइना आपस में, अभी हम नेचर समझ रहे हैं सब्जेक्ट है ना, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। फिर हम देखेंगे हाउ इट इज बेनिफिशियल विद अदर पेपर्स आल्सो, जीएस पेपर 1, 3, 4, इनके साथ ऐसे राइटिंग के अंदर किस तरह से बेनिफिशियल है वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक, बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशन। अभी हमने ये समझा, अभी तक हमने ये समझा है कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है, कि सर दो नेशंस के बीच में जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल रिलेशन। पर यहाँ पे सर इस वर्ल्ड के अंदर दो नेशन ही नहीं है, एक नेशन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी है यहाँ पर। तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमको इसके अंदर पढ़ना है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, अगर हम देखेंगे कंट्रीज हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे हम गए इंडियन डायस्पोरा, है ना, अमेरिका के अंदर इंडिया का डायस्पोरा बहुत सारा है, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, और अगर हम देखेंगे पूरे के पूरे, अगर हम देखेंगे कि जो गल्फ कंट्रीज है उसके अंदर इंडिया का डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक तरह से प्रेशर ग्रुप है, तो उसके साथ हमको किस तरह से रिलेशनशिप रखना है वो चीज वो डिफाइन करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इंटरनेशनल रिलेशंस जो टॉपिक है, नाम है, उसका मतलब हमें समझ में आया, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं वो हमको समझ में आया। इसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। और हम इसके अंदर बोल रहे हैं कि जब दो नेशन आपस में बात करते हैं, आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, तो उनके बीच में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। जैसे दो लोग आपस में अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो उनके बीच में ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई आपस में स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है, ये सब चीजें जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। उसी तरह से अगर दो नेशंस, अगर इन दोनों लोगों की जगह नेशंस को रख दें, नेशन वन और नेशन टू, नेशन वन और नेशन टू को भी इंसानों की तरह अगर हम समझे, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम कुछ देखेंगे कि जब भी इंडिया एस्टेब्लिश करेगा रिलेशनशिप, मान लीजिए इंडिया इज एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद चाइना, तो ये इंडिया और चाइना के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के बीच में, डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होती है, कम्युनिज्म, उसके बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसे समझो। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई चाइना की क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन एस्टेब्लिश ए गुड रिलेशनशिप विद चाइना, तभी जाकर हम गुड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसके साथ, चाइना के साथ। अगर हम मान लीजिए पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, जो कि सेकुलर कंट्री नहीं है, जिसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ अलग है, हमारी कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है। अगर हम अमेरिका से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई हम जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमें पहले ही समझ में आना चाहिए व्हाट इज सोशलिज्म और व्हाट इज कैपिटलिज्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हमको समझ में आनी चाहिए, तब जाकर हमारा जो रिलेशनशिप होगा वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ ए कंट्री, देन ओनली वी कैन एस्टेब्लिश ए गुड रिलेशनशिप विद द पर्टिकुलर कंट्री। इसके लिए हमें पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, है ना, पॉलिटिकल डायमेंशन हमको पढ़ना पड़ेगा जब भी हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करें, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, तो पहला डिटर्मिनेंट्स का हो गया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कि whenever we are establishing a relationship between the India and China or India or any other country, we have to first of all understand the political ideology of that particular country, कि भाई तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा, और हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कम्युनिज्म। समझ में आ रहा है, इस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, एक बात बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, तो क्या हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर बिल्कुल होनी चाहिए। जब भी हम पाकिस्तान से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, तो हमें हिस्टोरिकल डायमेंशन हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या हिस्ट्री रही है, कि पहले पाकिस्तान इंडिया ही था, फिर डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद किस तरह से हमारे वार हुए, 1965 का वार अगर हम देखें, 1971 का वार हम देखें, 1998 का वार, कारगिल वार अगर हम देखें, तो इन तीनों के
के बारे में जाने बिना क्या हम एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? नहीं कर सकते। तो सर हमें हिस्ट्री के बारे में भी जानना होगा, है ना? हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो जाननी पड़ेगी सर। इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमको हिस्ट्री के बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक डिटर्मिनेंट्स हो गया सर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का, हिस्ट्री। कि जब हम बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो 1971 का वार, जिसके अंदर लिबरेशन ऑफ मतलब जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, बांग्लादेश एक नया नेशन बना था, वो तो हमको समझ में आना चाहिए ना सर, तभी तो जाकर हम रिलेशन अच्छा एस्टेब्लिश कर पाएंगे बांग्लादेश से। हमें हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो हमको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, कल्चरल हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आप एक रिलेशनशिप अच्छा एस्टेब्लिश कर पाएंगे किसी कंट्री के साथ। समझ में आ रहा है? इसी तरह से व्हेन यू आर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द नेपाल एंड इंडिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे सिचुएटेड है, जो कि हिमालय की गोदी में है, लैप्स ऑफ हिमालय, और एक बफर स्टेट है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट है। तो ज्योग्राफी मैटर कर गई ना बच्चों, तो हमें ज्योग्राफिकल डायमेंशंस भी पढ़नी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है कितनी डायमेंशन में हमको पढ़ना पड़ेगा ये कोर्स? इससे हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होंगे ज्योग्राफी के वो भी क्लियर होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के वो भी क्लियर होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के वो भी क्लियर होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के वो भी क्लियर होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें कि मान लीजिए हम इंडिया और किसी भी कंट्री से रिलेशन, इंडिया और अमेरिका से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो जब एस्टेब्लिश करेंगे रिलेशनशिप तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि अमेरिका की इकोनॉमी किस तरह से है, तभी तो हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे उससे अच्छा, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। तो हमें इकोनॉमिक डायमेंशन भी हमको समझना पड़ेगा, अमेरिका के अंदर किस किस तरह से पॉलिसीज चलती है अमेरिका के अंदर, वो हमको समझना पड़ेगा, और उससे बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मतलब इकोनॉमी आल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री। जब भी हम किसी से रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट कैसे होती है? जैसे हम बांग्लादेश का एग्जांपल, बांग्लादेश इज कंट्री विद इन द कंट्री, है ना? बांग्लादेश क्या है? एक घुसा हुआ कंट्री है, कि एक कंट्री के अंदर एक कंट्री घुसा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो एक घुसा हुआ कंट्री इंडिया के अंदर देखेंगे तो हम बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश का एक अलग सा ही इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। हमारा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बांग्लादेश बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको उसको अंदर समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश से हमारी कंट्री के अंदर और हमारी कंट्री से बांग्लादेश के अंदर अगर टोटल रिवर्स देखिए तो 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स आर देयर। तो लोकेशन ऑफ बांग्लादेश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमें ज्योग्राफिकल डायमेंशन उसके अंदर समझना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए दो कंट्री के अंदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश आप कर रहे हैं, दो कंट्री के अंदर रिलेशनशिप अगर अपन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आप ये सोचकर देखिए क्या उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है कि नहीं है? सर बिल्कुल जरूरी है। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि इन लोगों के, ये लोग कैसे, इनके बारे में हमको जानना पड़ेगा, तभी जाकर हम अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो सोसाइटल डायमेंशन भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ नेचर पढ़ रहे हैं ना, अभी अपन ने स्टार्ट नहीं करा, सोसाइटी भी हमको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें क्या है? दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये डिटर्मिनेंट्स है इंटरनेशनल रिलेशंस के, दैट विल डिटरमाइन कि किस तरह से दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के अंदर। और अगर आप देखें तो ये आपका यूपीएससी सीएससी का पेपर ही तो है, पॉलिटी, समझ में आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, यही तो हमको पढ़ना है हमारे, अगर हम देखें यूपीएससी सीएससी के अंदर। और ये जब हमारा ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है साहब, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ हमारी किस तरह से हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हमारे क्या हैं, हमारी डिफरेंट इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज कैसी होती है, समझ में आ रहा है, हर कंट्री के अंदर किस तरह से सोसाइटी है, किस तरह से डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी का क्या असर पड़ता है किसके अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, तभी तो जाकर आपका बहुत सारा पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होगा। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे यू इज दैट कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो पेपर है, ये जो पेपर है इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है आपके पूरे जीएस सब्जेक्ट्स के अंदर।
ठीक है। तो ये इसके डिटरमिनेंट्स है, जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब क्या है, ये सब डिटरमिनेंट्स है इंटरनेशनल रिलेशंस। और यही डिटरमिनेंट जो है, यही नेचर जो है इंटरनेशनल रिलेशन का, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट बना देता है। समझ में आ रहा है? जिससे कि आप बहुत सारा चीजें इसके अंदर कवर कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, वो ऐसे के अंदर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इन सब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा इसके अंदर और ये भी देखा कि कहां पे कौन कौन से पेपर के अंदर हम यूज कर सकते हैं इस इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स को, कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपका कुछ 250 प्लस मार्क्स का कवर हो जाए। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है वो जीएस पेपर सेकंड के अंदर आता है, जिसके अंदर साफ साफ दे रखा है भाई इंटरनेशनल रिलेशंस आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल groupings, agreements involving India and or affecting India's interest, effect of policies, politics of developed and developing countries on India's interest, Indian diaspora, important international organization, ये सब चीजें इसके अंदर दे रहे हैं। बट हमको हमारा ये पेपर सिर्फ यहां तक सीमित नहीं करना, सिर्फ 4 क्वेश्चन के लिए हम नहीं पढ़ रहे, यहां से तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस निकलेंगे। हम कुछ 250 प्लस मार्क्स का कवर करने वाले हैं इस पेपर के अंदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और आप जब इसको पढ़ लेंगे तब आपको रियल में ये फील आ जाएगा एक कि हाँ सर, हमने ये सब चीजें पढ़, ये सब चीजें कवर करके हमने बहुत बड़ा एक डायमेंशन कवर कर लिया है इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू बहुत बड़ा एक डायमेंशन क्लियर कर लिया है किसका, जीएस पेपर। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सुषमा, इज दिस क्लियर? कार्तिकेय, सुषमा, उज्ज्वला, उज्ज्वल? Yes, sir. Yes, sir, clear. हिमानी वंसल, इज दिस क्लियर? सुनील, छत्रपति, राबिया? Yes, sir, clear. Anybody has any doubt, you can ask me anytime, right? You can ask me anytime. Yes, sir, clear. Yes. ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से देखते हैं, जीएस पेपर सेकंड के अंदर है ना बच्चों, ये चीजें दे रखी है कि जीएस पेपर सेकंड के अंदर ये चीजें अपने पास है, ठीक है। अच्छा, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपका ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस होगा ना, इन रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास जब तक रहेंगे जब तक आप चाहते हैं, ठीक है। 2 या 3 साल तक आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिले रहेंगे, आप कितनी भी बार इसको देख सकते हैं, कितने भी टाइम इसको देख सकते हैं, और कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस अधिष्ठान आईएएस पे, ठीक है। तो अधिष्ठान आईएएस पे कभी भी कोर्स आता है इंटरनेशनल रिलेशन का, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर लाइव आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे एथिक्स के कोर्स के अंदर कई बच्चे पुराने स्टूडेंट बैठे थे, उससे कोई फीस नहीं ली गई थी, तो ये भी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार इसको लाइव भी देख सकते हैं, और रिकॉर्डेड सेशंस भी कितनी भी बार आप इसके अंदर देख सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड सेशन कैसे होगा वो आपको टीम बता देगी कि किस तरह से आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, राइट। बस ये है कि आपको हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे सारी, बट आपको एक ट्रस्ट है स्टूडेंट्स के साथ कि आप इसको शेयर ना करें किसी को भी, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखेंगे कि बहुत ही क्रीम लेवल के वीडियोस अभी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको किसी के साथ भी शेयर ना करें प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जीएस पेपर सेकंड के अंदर तो सर इसका इंपॉर्टेंस है, वो तो हमें समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जीएस पेपर 1 के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अपन बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर कवर कर लेंगे। कोल्ड वार के अंदर किस तरह की पॉलिटिक्स चलती थी ये हम समझ लेंगे, इस्लामिक रिवॉल्यूशन क्या है, वेरियस कॉन्फ्लिक्ट जैसे इजराइल पैलेस्टीन इश्यूज, स्विस क्राइसिस, इराक ईरान वॉर, राइज ऑफ आईएसआईएस, वियतनाम वॉर, क्रीमियन वॉर, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको कवर करने होते हैं, वो सारे हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें जीएस पेपर के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है हिस्ट्री, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हम करेंगे। इंडियन पॉलिसीज टुवर्ड डिफरेंट नेशंस, एलपीजी रिफॉर्म्स की क्या इफेक्ट हुए इंडिया के ऊपर, ये हम इसके अंदर समझ लेंगे। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल डायमेंशंस होती हैं, जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। जीएस पेपर 2 का तो पढ़ा ही रहे, इसके अलावा क्या क्या मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा ये मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। जीएस पेपर 3 के अंदर अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डायमेंशन, क्योंकि भाई ये सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है कि आपको ये सब चीजें आराम से आपको ये समझ में आनी चाहिए, तभी जाकर ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। अगर मैं कहूं कि सिर्फ ये मैं आपको जीएस पेपर 2 का पढ़ा रहा हूं, तो मतलब या तो मैं आपके साथ कुछ गलत बोल रहा हूं, या फिर आप इसके अंदर मैं कुछ कम पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। इसके अंदर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब कुछ आएगा इसके अंदर। जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर कवर कर लेंगे, और उससे एक आपको इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक होता है, ठीक है, जीएस पेपर 3 के अंदर, उसके अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरिया, ये वाले टॉपिक्स आप इसके अंदर कवर कर लेंगे।
इसके अलावा जीएस पेपर 4 के अंदर देखेंगे तो इंटरनेशनल इथिक्स नाम का एक टॉपिक है, वो तो इसके अंदर कवर हो ही जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर कवर हो ही जाएगा, राइट। इसके अलावा हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन का ऐसे के अंदर भी बहुत सारा रोल है। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन से उठकर आ गया, समझ में आ रहा है। तो देखिए जैसे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे आया था 1996 के अंदर। अगर आप आज का जो मतलब अगर आप ये जो कोर्स कर लेंगे तो इसके अंदर पूरा पूरा आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं वो इसके अंदर कवर करे गए हैं। इनडायरेक्ट टॉपिक्स भी कई आ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से इनडायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। इस तरह की जो टॉपिक्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक आपको ऐसे राइटिंग के अंदर काम आएंगे। तो कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा ऐसे ही आपका उठकर आ गया, समझ में आ रहा है। ये चीजें आपको इसके अंदर समझनी होंगी कि इंटरनेशनल रिलेशन, सबसे पहले ये समझो बच्चों, देखो कोई भी काम करना हो उससे पहले ये समझना होगा कि वो सामने वाली चीज जो अपन कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो कितनी, उसका नेचर क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे हम लोगों का अलग अलग नेचर होता है ना, इन सब्जेक्ट्स का भी बच्चों अलग अलग नेचर होता है। जब मुझे तुम्हें पॉलिटी पढ़ानी होगी तो उसका अलग नेचर है, तो पहले मैं उसको समझाऊंगा कि भाई पॉलिटी नामक जो सब्जेक्ट है उसका ये नेचर है। आईआर पढ़ाना होता है तो उसका अलग नेचर है। इथिक्स का मैंने आपको पहले नेचर बताया कि किस तरह का इथिक्स का सब्जेक्ट का नेचर है और क्यों इसको जीएस पेपर 4 के अंदर इंक्लूड, यूपीएससी के अंदर इंक्लूड करा गया, ये भी बताया। और उसके बाद आप उसकी तरफ अप्रोच करेंगे, उस सब्जेक्ट की तरफ, तो बहुत अच्छा आपको उस सब्जेक्ट की तरफ से रेस्पॉन्स मिलेगा। वो सब्जेक्ट रिटेलिएट नहीं करेगा, उस सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी। समझ में आ रहा है। तो जैसे आप दो लोग अगर आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, व्हेन टू पीपल्स आर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होगा कि भाई ये रिलेशन जब एस्टेब्लिश करेंगे हमको, तो हमको आपस में एक दूसरे का नेचर हमको समझ में आना चाहिए। आपस में एक दूसरे का नेचर समझ में आए तभी जाकर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश अच्छा होगा। इसी तरह से अगर आप किसी सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के साथ अगर आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का हमको नेचर समझ में आना चाहिए। पहले हम डायरेक्टली सब्जेक्ट की तरफ अप्रोच करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे उसको पढ़ना कैसे। तो अभी जो 15-20 मिनट का जो अभी लेक्चर हुआ है, ठीक है, हाफ एन आवर का जो लेक्चर हुआ है, उसके अंदर मैंने यही बताने की कोशिश करी कि इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का नेचर क्या है, नेचर क्या है, और उसके अंदर से आप क्या समझे। आप ये समझें कि इंटरनेशनल रिलेशन जो होगा ना सर सब्जेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि हम इसके अंदर 250 प्लस मार्क्स का कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये हम देख रहे हैं, ये सिर्फ जीएस पेपर 2 के अंदर काम नहीं आने वाला है सर, ये जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे राइटिंग के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर, सबके अंदर काम आने वाला है सर। इसके अंदर सर हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी से लेकर हर डायमेंशन हम इसके अंदर करने वाले हैं, मल्टीपल डायमेंशन हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा सर ये जो सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किस तरह से हमको कॉन्सेप्ट समझना है, ये हमको इसके अंदर समझ में आए, ठीक है। और जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे उसके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस तरह से भी बनेगी बच्चों। देखो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आप ये देख रहे होंगे कि चाइना जो है, देखो किस तरह से हम पढ़ेंगे, हम आपको बता देते हैं। चाइना के अंदर आप देखते हैं कि सर बार बार में हमको करंट अफेयर्स में न्यूज आती रहती है कि चाइना बड़ा एग्रेसिव है, ठीक है, एग्रेसिव हो रखा है। और चाइना कभी बॉर्डर डिस्प्यूट कर देता है, कभी चाइना साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट कर देता है, कभी चाइना अमेरिका से भिड़ जाता है, ठीक है, कभी चाइना क्या कर देता है, कभी चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, कभी हमारे कुछ बॉर्डर के अंदर इंक्लूजन कर देता है। ऐसा है सर चाइना। तो भाई ये चाइना ऐसा है क्यों, ये आपको समझ में आएगा इसके अंदर कि भाई मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स क्या है, ये आपको समझ में आएगा, उससे चाइना का ये नेचर बन रहा है। समझ में आ रहा है कि भाई चाइना का क्या है बेसिक नेचर, चाइना की हिस्ट्री के अंदर चाइना के साथ ऐसा क्या हुआ है कि चाइना ये सब चीजें बन रहा है। चाइना क्यों चाहता है कि रिवीजन हो, वर्ल्ड के अंदर पूरा रिवीजन हो, रिवीजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हो, ये क्या है, ये हमको समझने के लिए हमको बहुत सारे ऊपर अगर उसके देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स हमको समझ में आना चाहिए, जिसके अंदर मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स आपको समझना होगा, आपको समझना होगा पाम एंड डिजिट थ्योरी, ठीक है, आपको ये समझना होगा प्रेशर कुकर सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आपको समझना होगा, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा भाई इसलिए चाइना इतना एग्रेसिव हो रहा है। समझ में आ रहा है कि व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका का बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हर एक के अंदर क्यों घुस रहा है अमेरिका, क्यों घुसना चाहता है, हर एक कंट्री के अंदर घुस के क्यों इनस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, ये अमेरिका का अंदर हम देखेंगे। तो उसका पहले हमको नेचर समझना आना होगा, हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज विल्सन डॉक्ट्रिन, व्हाट इज मॉनरो डॉक्ट्रिन, विल्सन डॉक्ट्रिन क्या है,
व्हाट इज बुश डॉक्ट्रिन, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब हमको समझ में आना होगा, तभी जाकर हम अमेरिका का असली नेचर समझ पाएंगे बच्चों। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये चीज समझ लेते हैं, ये चीज समझ लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर क्या चल रहा है ये हमको पता है, बट क्यों चल रहा है ये हमें नहीं पता, उसके लिए हमको ये थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कि अमेरिका क्यों ये कर रहा है, ये सब के लिए हमको ये थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी। पाकिस्तान ऐसा क्यों है, इसके बारे में तो हमको थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि पाकिस्तान और हमारा रिलेशन ऐसा है कि बच्चे बच्चे को थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री इसके बारे में पता है, पर एक्चुअल में क्या है ये चीज हमें इसके अंदर समझ में आया। क्यों पाकिस्तान इस तरह का नेचर रख रहा है, क्या पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, क्या कॉन्सेप्ट है ड्यूरेंट लाइन का जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर एक इनसिक्योरिटी कॉन्सेप्ट डेवलप हो रखा है, क्यों पाकिस्तान कनेक्टिविटी नहीं करने देना है हमको, ठीक है, क्यों पाकिस्तान इतना ज्यादा एग्रेशन दिखाता है कश्मीर की तरफ, समझ में आ रहा है, ये सब चीजें हमको इसके अंदर समझ में आएगी। तो आपको जो लाइफ के अंदर जो आप देख रहे हैं, जो आप चीजें देख रहे हैं, ये हो क्यों रही है ये आपको समझ में आएगा, और इससे आप जब ये चीज पढ़ोगे, ये सब डायमेंशंस पढ़ोगे, तो आप ये भी समझ जाओगे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हर तरह की डिबेट, हर तरह के डिस्कशंस इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीजें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के अंदर हो जाएगा, और दिस इज नोन एज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये सब चीजें जब मिलेंगी तीनों, कि भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये जब आपको समझ में आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो हम बोलेंगे इसके अंदर, फिर हम देखेंगे करंट अफेयर्स किस तरह से रिलेटेड, और आने वाले समय में क्या आएगा, ये सब एक पूरी की पूरी कंप्लीट नॉलेज, एक होलिस्टिक नॉलेज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो यहां तक आपको हमने सब्जेक्ट के नेचर के बारे में बताया, कि कुछ कुछ मतलब थोड़ा बहुत एक आइडिया दिया है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज है। ठीक है, तो हम अपनी क्या कर रहे हैं, हम अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं हर क्लास के अंदर, मान लीजिए आपको कोई पेड़ काटना है, ठीक है, पेड़ काटना है, तो उसको दो तरीके हैं, कि आपने कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी उठा के इस पे लग गए, वही पेड़ पे लग गए, 1 घंटे के अंदर पेड़ कट गया। पेड़ तो कटेगा, क्योंकि आप लगातार उसके ऊपर चोट दे रहे हैं, तो पेड़ तो कटेगा, पर 1 घंटे में आपकी हालत इतनी खराब हो गई कि आपको भर्ती कराना पड़ गया हॉस्पिटल के अंदर, पेड़ काटते काटते आप इतने थक गए, ड्रिप चढ़ गई आपकी। दूसरा तरीका भी ये था कि आप पेड़ काटने से पहले इस कुल्हाड़ी को पैनी करते, मोटी कुल्हाड़ी आपने ले ली ब्लंट, ठीक है, उससे नहीं कटा पेड़, तो पेड़ कटने से ज्यादा आप अपने आप को काट गए, ठीक है, आप अपने आप का नुकसान। अब इसको अगर आप मान लीजिए 55 मिनट्स तक आप इसको क्या करते, शार्प करते रहते, शार्प कर रहे हैं, और फिर पेड़ काटते, तो आपको 1% का एफर्ट नहीं मारना पड़ता, ठीक है, बहुत कम परसेंट का मतलब एफर्ट मारना होता है। यही अंडरस्टैंडिंग आपको देखनी है। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर पिल जाते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर, कि भाई डिफरेंट है, डिफरेंट बुक्स ले आओ, इतनी सारी किताबें खरीद लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ठीक है, और उसके ऊपर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो उसमें हमारी बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है। सब्जेक्ट वो भी कंप्लीट होगा, पर 5-6 साल बाद होगा, जब तक उसका कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा। तो हमें यहां पर देखना है कि सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि नेचर क्या है इंटरनेशनल रिलेशन का, नेचर क्या है सब्जेक्ट का, ये हमको देखना है, किस तरह से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ये हमको देखना है, फिर जाकर हमको दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, फिर जाकर आगे की चीजें हमको इसके अंदर करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन की। किसी को कोई भी डाउट हो तो दे कैन आस्क मी, एनीबॉडी इन द क्लास। अच्छा, एक और चीज है कि सर पीएसआईआर के अंदर इस कोर्स का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। देखो, जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टॉपिक्स होते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस तरह से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, ये जो अभी जनरल स्टडीज में पढ़ाए जाएंगे, कि इसके अंदर सारी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब एक भी कंट्री ऐसा आपको छूटेगा नहीं कि जिसके अंदर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बाकी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर थोड़ी बहुत और भी डॉक्ट्रिन्स होती हैं, वो आपके लिए फिर एक चाइल्ड्स गेम रह जाएगी, एक बच्चे का खेलने की चीज रह जाएगी, वो जल्दी से आप सीख जाएंगे। मतलब कोई भी नई चीज पढ़ोगे तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड आप कर जाएंगे। ठीक है, तो पीएसआई और ऑप्शनल जो है, पीएसआईआर जिसके पास पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो ऑप्शनल है, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये सब। कैसे होगा, क्यों होगा सर, कब, मतलब किस तरह से हम इसको समझेंगे, क्या सर 250 प्लस मार्क्स कवर हो सकते हैं एक सब्जेक्ट से 30 डेज के अंदर, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे की क्लास के अंदर। ये सब चीजें आप अपने आप से खुद से पूछना जब मैं इसको कोर्स को कंप्लीट करा। ठीक है, देखो ये कोर्स जो होगा, ये कंप्लीट करने के बाद आप ये सवाल खुद से पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अभी हमने बता दिया आपको हम क्या क्या कराएंगे, किस तरह से कराएंगे, किस तरह जो भी आप सोच कर बैठे ना यहाँ पर, उससे तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर हम पढ़ा देंगे। ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनेशनल रिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस को हम स्टार्ट करते हैं, पर बिफोर स्टार्ट हमको कुछ फिलोसॉफिकल डायमेंशन हमको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल रिलेशन का। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लास स्टार्ट हो गई है, अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। एनीबॉडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चलो पहले हम फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब अच्छा, पहली 2 क्लासेस जो होंगी ना, उसके अंदर 2 क्लासेस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट को समझने की, इंडिया को समझने की, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंडिया और दूसरी कंट्रीज का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, इंडिया और अदर कंट्रीज का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, 2 दिन तक हम अपने देश को समझेंगे, भारत देश क्या है ये हम इसके अंदर समझेंगे, इसकी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है ये हम इसके अंदर समझेंगे, इसकी क्या फॉरेन पॉलिसीज है, बेसिक्स क्या है, कभी भी हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे उसूल क्या होंगे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के, ये हम इसके अंदर समझेंगे, ठीक है। तो 2 क्लास तक तो हम इंडिया के बारे में ही समझेंगे, फिर हम एक एक कंट्री लेकर चलेंगे, सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज कवर करेंगे और नेबरिंग कंट्रीज को इंटरलिंक करके हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो कम से कम आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 3 to 4 क्लासेस की क्या इसके अंदर होगा, 3 to 4 क्लासेस का रिक्वायरमेंट है, इसलिए 3 और 4 क्लासेस मैं डेमो क्लासेस देता हूं, जिसके अंदर आप समझ जाएं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हम किस तरह से पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ये चीजें आप समझ जाएं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप, राइट। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस का के अंदर इंडिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग हम कुछ एक फिलोसफिकल डायमेंशन भी पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसको हम बोलते हैं प्यार से स्कूल ऑफ थॉट। अब यहां से अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है, स्कूल ऑफ थॉट्स। और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसके अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको इसके अंदर समझना है। एक होता है आइडियलिज्म, बच्चों, आइडियलिज्म, और एक होता है रियलिज्म। एक है आइडियलिज्म और एक है रियलिज्म, ठीक है। तो इन आइडियोलॉजीज को हम समझ लेंगे और इसके ऊपर एक बार ऐसे राइटिंग के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली आइडियोलॉजीज फिलोसफी से डेराइव है, फिलोसफी के अंदर एक स्ट्रीम ऑफ थॉट है दैट इज नोन एज आइडियलिज्म, और एक और स्ट्रीम ऑफ थॉट है दैट इज नोन एज रियलिज्म। वहां से सब कुछ आया तो फिलोसफी से ही है ना, फिलोसफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशन, इवन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इवन ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री, ये सब कुछ फिलोसफी से आया। बट हम ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आइडियलिज्म और रियलिज्म क्या होता है, ये हम आपको इसके अंदर समझाना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड रियलिज्म क्या होता है, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडियलिज्म, आफ्टर दिस वी विल अंडरस्टैंड आइडियलिज्म। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर 2 तरह की एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, एक होता है रियलिस्ट, एक होता है आइडियलिस्ट। कुछ नेशंस जो होते हैं वो रियलिस्ट होते हैं, जो बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत रियलिस्टिक होते हैं। कुछ होते हैं बड़े आइडियलिस्टिक। तो सर रियलिज्म और आइडियलिज्म होता क्या है ये हम इसके अंदर समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रियलिज्म। तो ध्यान से सुनिएगा, रियलिज्म का मतलब क्या है, जो नेशंस और जो पॉलिटिकल लीडर्स अपने नेशन के लिए ऐसा मानते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ऐसे समझ लो ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड जो है ना क्रोकोडाइल से भरा हुआ है, बच्चों ध्यान से सुनना, मगरमच्छ से, और हर कोई हमको खाना चाहता है ना। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ना वो क्रोकोडाइल से भरा हुआ है ना, मगरमच्छ है इसके अंदर, एक समुद्र की तरह देखो पूरे वर्ल्ड को, और इसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ हैं, और यहां पर ये सब हमको खाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है। और हमको बचाने वाला इनसे कुछ कोई और नहीं है, हमें खुद को अपने आप को बचाना होगा। दे आर नोन एज व्हाट, रियलिस्टिक, उनको हम बोलेंगे रियलिस्टिक, और इसको रियलिज्म अपन बोलते हैं। कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, बिल्कुल ध्यान सुनेगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी हमें बचाने वाला नहीं है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है कि भाई हमको कोई आएगा मारने तो यूनाइटेड नेशन हमको बचा लेगा, ऐसा नहीं है। देयर इज नथिंग नोन एज इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इस देश के अंदर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हमें कोई इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं माननी, हमें कोई ऐसा बॉडी को नहीं मानना है कि यूनाइटेड नेशन नाम की बॉडी है और ये हमारा इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा नहीं। इस वर्ल्ड के अंदर सभी एक दूसरे को मारने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा ही समझते हैं, और हमें अपने आप को बचाना है। अगर ऐसी अप्रोच जो रखते हैं उनको हम बोलते हैं रियलिस्टिक थिंकर्स। उनको ऐसे बोलेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन में ये रियलिस्टिक सोच रहा है बहुत ज्यादा, उसको बोलेंगे, इस आइडियोलॉजी को हम बोलेंगे रियलिज्म।
जिसके अंदर ये बोलेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स इज इन द स्टेट ऑफ अनार्की। अनार्की में है, अनार्की मतलब कोई इसके अंदर ग्लोबल गवर्नेंस इज नॉट देयर, स्टेटलेस है पूरा। अगर ग्लोब को एक पूरा नेशन देखे उसके अंदर कोई ऐसी गवर्नेंस नहीं है। यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं इसको हमको नहीं मानना चाहिए। कोई इंटरनेशनल लॉ है उसको नहीं मानना चाहिए। हमें अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस संसार के अंदर हर कोई हमको मारने के लिए बैठा है। ऐसा जो सोचते हैं वो रियलिज्म वाले लोग होते हैं कि हमारे को हमारी पावर डेवलप करनी होगी, और हमारी पावर अगर हम डेवलप करेंगे तभी जाकर हम अपने आप को बचा पाएंगे इन लोगों से। तो ये कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी ग्लोबल गवर्नेंस नहीं है, कोई इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो एक स्टेट ऑफ अनार्की के अंदर है। और जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज द मंत्र। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस संसार के अंदर बड़ा कंपटीशन है, और ये जो नेशंस हैं, बाकी सारे नेशंस हमारे से कंपटीटर हैं, और हम अगर सर्वाइव करेंगे तो फिटेस्ट जो होगा वो सर्वाइव कर जाएगा यार। तो हमें फिटेस्ट बनना है, हमें फिटेस्ट बनना है। ऐसी आइडियोलॉजी जो मानते हैं दे आर रियलिस्टिक थिंकर्स, उसको हम बोलेंगे रियलिज्म। जो ये सोचते हैं कि संसार में अगर जीना है तो पावर अपनी डेवलप करो, जितनी ज्यादा पावर डेवलप करोगे उतने ज्यादा तुम क्या बनने होगे, इतने ज्यादा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा। अगर हम देखेंगे तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर कि भाई अगर मान लीजिए हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो कोई हमको बचाने आएगा, ऐसा नहीं है। ग्लोबल पॉलिटिक्स इज इन द स्टेट ऑफ अनार्की। ऐसा जो सोचते हैं वो रियलिस्टिक थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर है ना, रियलिज्म। उस आइडियोलॉजीज को रियलिज्म बोलेंगे। और ओनली वे टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर अगर सर्वाइव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है। इस आइडियोलॉजीज पे जो बेस्ड नेशंस की पॉलिटिकल डायमेंशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रियलिज्म बोलते हैं। कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कोई हमको कोई मदद करने नहीं आएगा, हमको खुद को फिट रहना पड़ेगा। ये लोग जो हो गए रियलिज्म को जो मानने वाले लोग हैं होंगे, ये क्या होंगे, ये हमेशा डार्क साइड ऑफ वर्ल्ड देखेंगे कि भाई इस वर्ल्ड के अंदर बड़ा कंपटीशन है, इस वर्ल्ड के अंदर हर कोई हमको मारने आ रहा है। कि मान लीजिए कोई अगर मिलिट्री का डेवलपमेंट कर रहा है तो ये हमारे लिए ही कर रहा है, हमें इससे बचना होगा। डार्क साइड ऑफ वर्ल्ड देखेंगे, यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म नहीं देखेंगे कि हम इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप कर लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा हमें, हम पूरा पूरा वर्ल्ड को नहीं, इसके साथ हम इतना ही रिलेशनशिप करेंगे कि हम ये हमको मार ना दे बस, और हमको कोई भाईचारा नहीं बढ़ाना है इसके अंदर। ये इस पॉलिसी के ऊपर बिलीव करते हैं। तो रियलिस्टिक क्या हुआ, रियलिस्टिक इज वन who believe that global governance is in the state of anarchy। मतलब there is nothing known as United Nations, there is nothing known as international rules and regulations, there is nothing known as international laws। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीज एक तरह से नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। हम खुद ही इस वर्ल्ड के अंदर है, हमको खुद को ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। सेल्फ हेल्प इज द की। कोई हमको बचाने नहीं आएगा। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस nobody will come to save us, we have to save ourselves। हमें खुद को ही बचाना पड़ेगा। उस वर्ल्ड के अंदर सब लोग कंपटीटर बैठे हैं हमारे, ये वर्ल्ड जो है पूरा का पूरा डार्क है। ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिव साइड ही हमको देखते हैं। इसीलिए रियलिस्टिक वाले जो लोग होते हैं, जो रियलिज्म को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं हम चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, समझ में आ रहा है। ये कभी भी दोस्ती को इतना आगे तक नहीं, ये हमेशा जब भी दोस्ती एस्टेब्लिश करेंगे तो ये समझेंगे, जब भी किसी से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो ये समझेंगे कि ये पर्सन हमको मार ना दे, है ना, इसलिए हमें अपनी पावर को बना के रखना है, और पावर को बना के रखना है, और ये जो है हमारा कॉम्पिटिटर है। ऐसा देखकर ये क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। समझ में आ रहा है। तो दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, बिकॉज ये डार्कर साइड ऑफ वर्ल्ड जो है ना उसको ही हमेशा देखते हैं। इनका ये मानना है कि पावर ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम अपने इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को बचाना है तो पावर इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है। तो हम ये पढ़ रहे हैं रियलिज्म क्या होता है और आइडियलिज्म क्या होता है। उसके अंदर हम पहले सबसे पहले रियलिज्म पढ़ रहे हैं, और रियलिज्म के अंदर हम देखें पर्पस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने के लिए हमको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलनी।
ये रियलिस्टिक सोचते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले, भाईचारा तो बाद में बना लेंगे, सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट है साहब। ये कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे इंटरनेशनल पीस को, इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सब हमको मारने के लिए है। ये डार्कर साइड देखेंगे हमेशा। तो हमें अपनी पावर खुद को डेवलप करना, ये ऐसे सोचेंगे। ये कहेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है दैट इज इन द स्टेट ऑफ अनार्की, मींस वर्ल्ड गवर्नमेंट गवर्नेंस इज एब्सेंट, कि इन द टाइम ऑफ क्राइसिस नोबडी विल कम अस, कि यूनाइटेड नेशन आएगा हमको बचा लेगा, ऐसा नहीं, कोई हमें नहीं बचाएगा, हमें खुद को बचाना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल। कि भाई कोई इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हो रहे हैं, उसके बेसिस पे चीजें होंगी, नहीं। कोई ये संसार जो है इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई भी किसी को मार सकता है। हमें अगर बचना है तो हमें खुद की मदद करनी पड़ेगी। दिस इज नोन एज रियलिस्टिक थिंकर। हम एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं ना, फिलोसफिकल डायमेंशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सर्वाइव करने के लिए कंट्री को चाहिए कि वो अपना पावर डेवलप करे। दिस इज द हाउ दे विल think about the what, think about the establishing the relationship। ये रियलिस्टिक है। तो रियलिस्टिक वाला जो होगा ना, वो हमेशा ये दिमाग में ऐसा रहेगा, हमेशा ऐसा दिमाग में रहेगा कि भाई ये संसार जो है ना, ये संसार जो है इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर कोई किसी की मदद करेगा ये तो भूल जाओ। हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले रखना चाहिए, हमें अपनी पावर डेवलप करनी चाहिए, हमें अपना क्या है, हमें अपना रुतबा कायम करना होगा, जिससे कि कोई दूसरी कंट्रीज हम पे अटैक ना करे। नूर सिंह सर कौन कौन से एग्जांपल है अभी सब बताएंगे। अभी एक बार हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लें ना, एग्जांपल्स अभी बताते हैं। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजीज होती है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रियलिज्म। इसको हम रियलिज्म कहते हैं। इसके अंदर और थोड़ा अगर हम डिटेल के अंदर पढ़ें तो दे सफर फ्रॉम ए डिलेमा, एक डिलेमा से सफर करते हैं। डिलेमा दैट इज नोन एज व्हाट, प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा, ये हमेशा एक प्रिजनर्स डिलेमा से क्या करते हैं, ये सफर करते हैं। ठीक है, जिसको हम सिक्योरिटी डिलेमा भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी डिलेमा। अब ये क्या होता है ये अपन समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि चाइना जो है ना, मान लीजिए इंडिया जो है, इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने कोई मिसाइल डेवलप करी, कोई भी मिसाइल डेवलप करी अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कोई एक मिसाइल डेवलप करी, इंडिया ने अपना मिसाइल डेवलप करा। तो अगर चाइना रियलिस्टिक होगा ना, चाइना रियलिस्टिक होगा तो वो क्या सोचेगा कि इंडिया ने मेरे लिए मिसाइल डेवलप करा है, और चाइना भी अपने आप को डेवलपमेंट करने लग जाएगा। क्योंकि ये हमेशा एक डिलेमा में रह रहे हैं, इसके अंदर इनसिक्योरिटी है। सिक्योरिटी डिलेमा के अंदर ये है कि अगर इंडिया कुछ भी करेगा तो चाइना को ऐसा लगेगा, चाइना की रियलिस्टिक अप्रोच कर रहा है तो चाइना को ऐसा लगेगा कि भाई हमको क्या कर रहा है, हमको मारने के लिए इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया ने डेवलप करा तो चाइना भी क्या करने लग जाएगा, चाइना भी डेवलप करने लगेगा, हम भी डेवलप करते थे। समझ में आ रहा है? तो ये रियलिस्टिक आइडियोलॉजी। दूसरी, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि मान लीजिए इंडिया जो है वो डेवलप कर रहा है और चाइना सोच रहा है कि हाँ भाई ठीक है, इंडिया ने डेवलपमेंट करा है, अपना क्या बिगाड़ लेगा, इंडिया अपने लिए तो कर नहीं रहा होगा, हम तो क्या है, हम तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हम तो हिंदी चीनी तो भाई भाई हुआ करते थे कभी, तो हम क्या करेंगे, हम इंडिया के काम से काम, इंडिया का अपना काम से काम, अपना काम से काम, हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है इंडिया की। तो ये जो थिंकिंग है ना, दिस इज नोन एज आइडियलिस्टिक। यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश है तो इंडिया हमारे साथ कभी भी नेगेटिव नहीं कर सकता। ये जो सोच रहे हैं ये क्या है, ये आइडियलिस्टिक थिंकिंग। तो समझ में आ गया। रियलिस्टिक वाला क्या है, बिल्कुल चौकन्ना रहेगा हमेशा। रियलिस्टिक वाला हमेशा सिक्योरिटी डिलेमा में रहेगा कि भाई इसने मिसाइल डेवलप कर दी तो मेरे लिए ही करी होगी, चल मैं भी कर लेता हूं। ये रियलिस्टिक वाले के डायमेंशन रहेगा। वो हमेशा स्केप्टिकल माइंडसेट में रहेगा। स्केप्टिकल मतलब संशयवादी, ये सब है ना, ये सब चीजें आपको याद करनी है। स्केप्टिकल माइंडसेट रहेगा हमेशा इसका। स्केप्टिकल मतलब हमेशा डाउट में रहने वाला, हमेशा सिक्योरिटी से लेकर डिलेमा में रहने वाला कि फलाना नहीं कर दिया तो मेरे लिए करा हुआ। समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रियलिस्टिक। ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं ये रियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें कि 1950s के आसपास, 1950s के आसपास अगर हम देखें, जब 1949 के अंदर चाइना की आजादी हुई थी, सिविल वॉर एंड हुआ था चाइना के अंदर, तो चाइना और इंडिया के अंदर 1954-55 के आसपास चाइना और इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ था, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करा था किसके साथ, चाइना के साथ। और चाइना के इधर है माओ जेडोंग। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है इंडिया और चाइना का,
और ऐसा माना जाता था कि 1950s के अंदर, अभी मैं जब पंचशील एग्रीमेंट समझाऊंगा आपको तब उसको डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में सुन लीजिए। इंडिया और चाइना के अंदर क्या है, बहुत अच्छा रिलेशन है, और इंडिया ऐसे कहता था कि हम चाइना के साथ मिलकर है ना एशिया का रिसर्जेंस करेंगे, और इंडिया की तरफ से चाइना के लिए हम बिल्कुल सिक्योर थे कि भाई चाइना हमारा भाई है, बड़ा भाई है, हम छोटे भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट चलता था तब, और ऐसा कॉन्सेप्ट चलता रहता था। और हम बड़े ही एक आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप में आ गए थे चाइना के साथ। हमने एक पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लिया था चाइना के साथ। पंचशील मतलब एग्रीमेंट मतलब 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस, पढ़ाएंगे आगे चलकर। चाइना एक बहुत ही एग्रेसिव नेशन माना जाता था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एट दैट टाइम, और हमने उसके साथ, इतने एग्रेसिव नेशन के साथ हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लिया। और ऐसा माना जाता था कि इंडिया और चाइना बहुत अच्छे भाई, और बहुत गहराई हो रही है दोस्ती के अंदर, बहुत गहराई हो रही है, और इंडिया वाज वेरी वेरी रिलैक्स इन दैट एट दैट टाइम। बड़ा आइडियलिस्टिक चला गया था कि चाइना तो हम पे कभी अटैक कर ही नहीं सकता, चाइना तो हमारा बड़ा भाई है, ये हमारे कले कभी नेगेटिव कर ही नहीं सकता, हिंदी चीनी तो भाई भाई है, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं। हमने चाइना का एग्रेसिव नेचर, एक्सपेंशनिस्ट नेचर, रिविजनिस्ट स्टेट चाइना है, ये सब हमने देखा ही नहीं। हम आइडियलिस्टिक हो गए थे, हम रियलिटी देख ही नहीं। हमको ऐसा नहीं कि हम हमेशा डाउट कर रहे हैं भाई चाइना से, हम डाउट ही नहीं कर रहे चाइना के ऊपर। चाइना को जो है हम बिल्कुल रिलैक्स मोड के अंदर चाइना को डील कर रहे हैं। हुआ क्या इससे, लास्ट के अंदर आप देखेंगे हिंदी चीनी भाई भाई के अंदर बड़े भाई ने छोटे भाई पे अटैक कर दिया, 1962 का वॉर हो गया। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज 1962 वॉर, बट हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया का जो अप्रोच था दैट इज वेरी वेरी आइडियलिस्टिक। एक एग्जांपल देकर समझाने, ये सब कुछ डिटेल में आप पढ़ने वाले कि वार 1962 का कब हुआ था, ठीक है, और उसमें किसकी गलती थी, क्या हुआ था, पूरे फैक्ट्स के साथ में आपको इसके अंदर पढ़ा। यस दीप्ति वांट टू आस्क समथिंग। यस दीप्ति। सर अभी जैसे रिसेंटली चाइना का वो शिप है 115 वो श्रीलंका के कोस्ट में है, अभी इंडिया भी इसके लिए नेवी वगैरह को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है, और नेवी को कमांड भी दे रहा है कि चौकन्ने रहना है करके। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच आएगा। वेरी गुड, दिस इज रियलिस्टिक अप्रोच। कि एक तो ये अप्रोच होता है कि हाँ भाई चाइना का शिप आ रहा है तो हमारा क्या करेगा, चाइना अपना एक्सप्लोरेशन और ये सब चीजें करेगा। ये है आइडियलिस्टिक अप्रोच कि चाइना हमारा कभी बेकार करेगा। वो भी हम सोच सकते थे कि वो तो श्रीलंका में आ रहा है, हाँ तो बिजनेस के लिए वो आ फिर रहा है। आइडियलिस्टिक अप्रोच है। ये जो हमने अभी करा टॉपिक वाइज हमको देखना होता है इसके अंदर हमेशा, तो ये जो है ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच ना होके ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, जो कि हमने रिटेलिएशन करा। चलो हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, एक बार श्रीलंका ने मना भी करवा दिया श्रीलंका से कि भाई तुम्हारा स्पाई शिप यहाँ पर नंबन टोटा के अंदर श्रीलंका के अंदर नहीं आएगा, वो हमने करवा भी दिया। तो ये हमारी जो अप्रोच है दैट इज रियलिस्टिक अप्रोच। तो फिर ये दोनों अप्रोच में से कौन सा अप्रोच अभी बेटर वो रहेगा, बताएंगे, या अभी बताएंगे। टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होते रहे? हाँ अभी अभी पूरा बताएंगे, अभी हम सिर्फ और ओके सिर्फ सर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा है ना ओके सर, थैंक यू। दीप्ति, राइट। तो अभी हम समझे इसके अंदर कि भाई रियलिस्टिक वाले ऐसे ऐसे हमको समझते हैं, है ना, क्या क्या चीज समझते हैं। तो हम देखेंगे रियलिस्टिक के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रिजनर्स डिलेमा, बड़े मजे से सुनिएगा। मान लीजिए दो दोस्त है, ठीक है, और दो दोस्त है मतलब दो चोर हैं ऐसे हम लोग, ए और बी। इन्होंने दोनों ने मिलकर क्राइम करा है, ठीक है, इन दोनों ने, प्रिजनर्स डिलेमा क्या होता है इसका एग्जांपल दे, इन दोनों ने मिलकर क्राइम करा है, मिलकर कहीं चोरी करी है साहब, ओके सर, चोरी करी है इन्होंने मिलकर, ठीक है सर, करी होगी। पर इन दोनों ने एक पैक्ट साइन करा था आपस में, भाई देख अगर कोई पकड़ में आ गया ना तो दूसरे का ना नाम नहीं लेना है, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू मेरा भाई है, जान से ज्यादा जिगरी है, तेरा नाम तो मैं कभी नहीं लूंगा, है ना। ए और बी ने आपस में इस तरह का पैक्ट साइन करा। अब यहां पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मान लीजिए सी, ठीक है, सी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना। प्रिजनर्स डिलेमा क्या होता है, सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है, ये समझाने की कोशिश कर। अब सी को ये पता है कि भाई ए और बी ने क्राइम करा है, ये इसको पता है, और ए और बी ने दोनों ऐसे पक्के दोस्त हैं, ये एक दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं बोले, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, सी एक चाल चलेगा, सी ना बी को बुलाएगा कि भाई यहाँ पर आओ, पुलिस स्टेशन पर आओ। तो बी को पुलिस स्टेशन में बुलाएगा और बी को अपने साथ बिठाएगा एक दिन तक के लिए, ठीक है, 1 डे के लिए अपने साथ बिठाएगा, और उससे कुछ नहीं पूछेगा, इसको अच्छा खाना खिलाएगा, इससे कुछ नहीं पूछेगा बी को, ठीक है, बी को कुछ नहीं पूछ रहा कि भाई। अब यहां पर जब एक दिन तक ए सोच रहा है कि यार कहीं बी कुछ बता ना दे, बी कुछ बता नहीं दे, ये सोचेगा। अच्छा एक दिन बाद लौट कर बी वापस आता है, तो बताओ ए बी से क्या पूछेगा, दीप्ति बताओ क्या पूछेगा ए बी से। सॉरी सर, फिर से थोड़ा सा। हाँ
अगर ये लौट कर आता है, बी वापस लौट कर आता है ए के पास एक दिन बाद, तो बी से ए क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि आपको सी ने क्या पूछा, क्या हाँ, बताया आपने। है ना। ए इससे पूछेगा कि आपको सी ने क्या बताया, है ना, क्या पूछा आपसे, है ना, क्या पूछा आपसे, क्या क्या बता दिया आपने सी को, ठीक है, ये पूछेगा। और बी का क्या रिप्लाई होगा? भाई कुछ भी नहीं पूछा। अब ए को लगेगा कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ए के अंदर है ना एक इनसिक्योरिटी डिलेमा आ जाएगा, है, मतलब सिक्योरिटी डिलेमा इसके अंदर आ जाएगा। यार हो सकता है कि बी है ना मेरे से झूठ बोल रहा है, और हो सकता है कि बी जो है वो सी के साथ मिल गया। कुछ भी नहीं पूछा भाई, कुछ तो पूछा होगा, कुछ भी नहीं पूछा भाई, उसने तो खाना और खिलाया, तो बोले अब तो ये पक्का झूठ बोल रहा है। और इसके दिमाग के अंदर एक स्केप्टिकल माइंडसेट इसके अंदर आ जाएगा, स्केप्टिकल माइंडसेट, संशय आ जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा इसके अंदर। और इसको लगेगा कि भाई सी को बी ने सब कुछ बता दिया, और ये जाएगा सी के पास, बोलेगा सर आपको जो भी बी ने बताया वो सब कुछ गलत है, पूरा प्लान बी का था सर, मैं तो उसके बहकावे में आ गया। और ऐसे करके पूरा का पूरा सब कुछ यहां पर बोल देगा। दैट इज नोन एज स्केप्टिकल माइंडसेट। बच्चों से समझो स्केप्टिकल माइंडसेट क्या है, कि इंडिया ने कोई मिसाइल डेवलप करी तो चाइना को लगा भाई मेरे लिए करी, चाइना ने भी डेवलप कर ली, ठीक है ना। मान लीजिए चाइना ने कोई डेवलप करी मिसाइल, इंडिया ने कहा कि मेरे लिए, इंडिया ने डेवलप कर ली। और इंडिया ने जैसे डेवलप करी तो पाकिस्तान ने सोचा मेरे लिए, पाकिस्तान भी डेवलप करने लगा। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ सिक्योरिटी डिलेमा के अंदर फंसे हुए हैं। इसके अंदर इसको लगता है कि भाई इसने ऐसा कर दिया होगा मेरे साथ, तो मेरे को अपने प्रोटेक्शन के अंदर कुछ करना पड़ेगा। दिस इज थिंकिंग ऑफ रियलिज्म। ये रियलिस्टिक की थिंकिंग है, जिसके अंदर ये बोलेंगे अपन कि दे, ये ऐसे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देम नेशंस इन द इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिक्स सफर फ्रॉम द सिक्योरिटी डिलेमा। हर कोई सिक्योरिटी डिलेमा से सफर कर रहा है। स्केप्टिक माइंडसेट है सबका, सबके अंदर संशय भरा हुआ है, ठीक है। तो हमको पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो करना होगा वो उस स्केप्टिकल माइंडसेट के साथ हमको पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना होगा। ये अजम्पशंस लेकर चलते हैं रियलिज्म वाले। समझ में आ रहा है? ये ऐसे बोलते हैं कि हमें जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है ना, उसके उसके अंदर रिलेशनशिप हमको ऐसा एस्टेब्लिश करना है कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम की तरफ हम ना जाएं, कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो। जैसे कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम हमने देखा था चाइना के साथ, कि चाइना के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप कर ले, इतनी गहराइयां ला दी रिलेशनशिप के अंदर, हिंदी चीनी भाई भाई करके, कि हम बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल रिलेशन जो होता है वो एस्टेब्लिश करने लग गए। ये कहेंगे नहीं नहीं भाई ऐसी गलती नहीं करना, हमको किसी पे इतना भी ट्रस्ट नहीं करना है कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम की तरफ चल जाए। हमें सिर्फ इतना रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि वर्स्ट पॉसिबल आउटकम जो है, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है, उसको हम बचा सके। मतलब वो ना है कि वर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, उसको ओवरकम करें। वो रिलेशनशिप आपको एस्टेब्लिश करना है। हमको ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है कि चाइना कहीं हमारे ऊपर वॉर ना कर दे। वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को हमको क्या करना है? ओवरकम करना। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो अगर हम बात करें अभी तक हम जो पढ़े हैं, ठीक है, फिर हम आगे आगे इसके अंदर रियलिज्म पढ़ेंगे। रियलिज्म में अभी तक हम पढ़े हैं, उसके अंदर पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि ये बिलीव करते हैं दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब देखो यहाँ पर समराइज कर रहा हूं मैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज इन द स्टेट ऑफ अनार्की। अनार्की है भाई साहब, ठीक है। देयर इज नथिंग नोन एज ग्लोबल गवर्नेंस, है ना। कि अगर हमको बचना है तो सेल्फ हेल्प इज द की। सेल्फ हेल्प जो है वो की है। अब ये याद कर लेना सब, कल मैं पूछूंगा सबसे, है ना, इसीलिए मैं तुमको वापस रिवाइज करवा रहा हूं। हमें हमेशा अपना नेशन इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए भाई। नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मांगता है। रियलिस्टिक जो होते हैं वो कोई भी इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल रेगुलेशंस को, किसी को नहीं मानते। समझ में आ रहा है? और ये हमेशा इनको जो बोला जाता है दैट इज दे आर नोन एज चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, they suffered from a dilemma that is known as what? That is known as security dilemma. Security dilemma और prisoner dilemma, जो मैंने आपको बताया था, security dilemma और prisoners dilemma. They believe that survival of fittest is the key. Survival of fittest, ये सब चीजें आपको इसके अंदर समझना चाहिए। इन सब चीजों को फॉलो करते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग वाले। रियलिटी में जी रहे, जो आइडिया में नहीं जी रहे, आइडियलिज्म के अंदर कि भाई बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है, मजा आएगा इसके साथ रहने में, और क्या करेंगे हम, गहराइयां छुएंगे, पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम रूल करेंगे, इस तरह का नहीं। इतनी गहराई में दोस्ती नहीं होनी चाहिए।
ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है किसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, रियलिज्म में, कि दे फॉर्म देयर पॉलिसी कीपिंग इन माइंड द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, हमेशा इनके दिमाग के अंदर रहता है। और ये कहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम शुड नॉट बी द प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट, ये हमेशा बेस्ट पॉसिबल आउटकम, क्योंकि ये कहेंगे भाई सामने वाले से बेस्ट पॉसिबल आउटकम रख ही नहीं सकते, क्योंकि हम स्केप्टिक माइंड के हैं कि ये हमको मारेगा ही मारेगा, ठीक है। हम तो इससे ऐसा रिलेशन बना रहे हैं कि वर्स्ट पॉसिबल आउटकम जो है ना उसको ओवरकम कर सके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। दैट इज हाउ रियलिस्टिक थिंक। यस, उज्ज्वला वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज उज्ज्वला। So, what is difference between self-help and not self-help, self-interest and realism? Realistic और self-interest में क्या difference है? मतलब रियलिस्टिक जैसे और हम बोलते हैं सेल्फ इंटरनेशनल बेस्ड, इंटरेस्ट, हाँ कि मतलब हमने self-interest एक बार वापस बोल दीजिए, आपका आवाज कट गया था उज्ज्वला। मुझे पूछना कि ये self-interest यस, सेल्फ इंटरेस्ट, यस उज्ज्वला, जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अब आपका आवाज कट रहा है, शायद कनेक्शन में सर, प्रॉब्लम है। यस सर यस, मैम का ये क्वेश्चन था कि सेल्फ इंटरेस्ट और रियलिज्म में क्या डिफरेंस है? ओके। सेल्फ इंटरेस्ट और रियलिज्म में देखो, सेल्फ इंटरेस्ट और रियलिज्म में ऐसा है कि रियलिस्ट वाले जो हैं, कोई ऐसा मतलब इन दोनों को कंपेयर कैसे कर रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। रियलिस्टिक वाले जो हैं वो हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। रियलिस्टिक जो पर्सन्स हैं वो हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। मतलब रियलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। उज्ज्वला, क्लियर है उज्ज्वला? ऐसा मतलब इन दोनों के बीच में कैसे कंपेयर करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। रियलिस्टिक, चलिए आप लिख कर दे दे एक बार, है ना उज्ज्वला, सो आई कैन क्लैरिफाई यू राइट व्हाट यू वांट टू आस्क, ठीक है। चलिए, यस विशु प्लीज, विशाखा प्लीज। सर मतलब इसकी समरी ये हुई ना कि यू शुड बी फ्रेंड्स विद एवरीवन बट यू शुड नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एवरीवन। यस, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, और फ्रेंड्स भी नहीं, बस इतना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें कि हम क्या करें कि दूसरे का वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है ना उसकी तरफ ना आने दे दूसरे को। हमको जरूर नहीं, दुश्मन बन के भी रह सकते हैं हम, कॉम्पिटिटर बन के भी रह सकते हैं, पर फ्रेंड्स ना बने, ठीक है, फ्रेंड्स ना बने, ये इस तरह से सोचते हैं। यह सोचते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर गहराई नहीं होनी चाहिए, बस सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर रिलेशनशिप होना चाहिए, हमें अपना इंटरेस्ट पूरा करना है, बस एक सेल्फ ओरिएंटेड जो होती है फिलोसफी, इसके अंदर इस तरह से बोला जाता है। विशाखा, ओके सर, करेक्ट है। अब देखो, अब इनके क्या होता है, रियलिज्म वाले के कुछ हथियार होते हैं इनके पास, ठीक है, किस तरह से टूल्स होते हैं इनके, जो कि वो यूज करते हैं किसके लिए, अपनी पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए। पॉलिसी हम समझ गए, रियलिज्म क्या होता है ये हम समझ गए। अभी हम समझेंगे, अब क्योंकि ये देखो, ये अभी स्टार्टिंग में बताना इसलिए है क्योंकि जब हम कुछ डायमेंशन पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इंडिया का किस तरह का एटीट्यूड था, मतलब किस तरह का अप्रोच था, रियलिस्टिक था या फिर आइडियलिस्टिक था, ये अपन समझेंगे। जब हम पंचशील एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तब हम समझेंगे कि इंडिया का आइडियलिस्टिक अप्रोच था कि रियलिस्टिक अप्रोच था, ये हम इसके अंदर समझेंगे। तो उससे पहले हम चीजें अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम समझे कि कुछ टूल्स हम पढ़ रहे हैं रियलिस्टिक के, क्या क्या टूल्स हैं ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। दे आर सर्टेन टूल्स ऑफ रियलिस्टिक और रियलिज्म, ये हम इसके अंदर समझेंगे। मतलब जो भी रियलिस्टिक होगा वो किस तरह से रियलिस्टिक शो करेगा कि आई एम ए रियलिस्टिक पर्सन, ठीक है, ये हम इसके अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले हमको 3 टूल्स इसके अंदर पढ़ने हैं। एक तो बैलेंस ऑफ पावर है, एक न्यूक्लियर डिटरेंस है, एक प्रीएम्प्टिव वॉर्स। कोई भी कंट्री अगर इस तरह की अप्रोच कर रही है तो मतलब वो रियलिस्टिक है, वो आइडियलिज्म में नहीं खोई हुई, वो आइडियलिस्टिक नहीं है, वो रियलिस्टिक है। अब ये कैसे होता है, बैलेंस ऑफ पावर का एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो अपनी पावर डेवलप कर रहा है, ठीक है, एक कंट्री है, नेशन है, ऐसे समझो, नेशन को पर्सन की तरह समझो, एक तरह से वो अपनी पावर डेवलप कर रहा है कि भाई साहब ये अपनी पावर डेवलप कर रहा है। तो दूसरा नेशन जो है ना वो शांत ना बैठे, दूसरा नेशन ये समझे कि यार ये पावर अपने डेवलप कर रहा है, इससे क्या हो जाएगा, शक्ति का संतुलन जो होगा वो बिगड़ जाएगा, कि भाई ये अगर पावरफुल हो गया तो वनडे और अनदर, ये मान लीजिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो वनडे और अनदर ही विल अटैक ऑन मी, ऐसे समझेगा रियलिस्टिक वाला, उसका माइंडसेट ऐसे रखेगा। तो ये सोचेगा हमेशा कि यार इस पावर को है ना बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पावर।
इस शक्ति का संतुलन जो है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर शक्ति का संतुलन बिगड़ गया देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। तो अगर ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया तो ये दिक्कत आ जाएगी, है ना। मान लीजिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि पावर जो है ना, अगर ये कोई अपने पावर बढ़ा रहा है तो आपको भी अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा, एक बैलेंस बना रहना चाहिए पावर। अगर एक आदमी ज्यादा पावरफुल हो गया और एक आदमी कम पावरफुल है, सोच कर देखो, तो ज्यादा पावरफुल वाला जो है ना वो एक्सप्लॉइट कर लेगा कम पावरफुल वाले को। तो कहेंगे कि पावर का हमेशा बैलेंस, संतुलन बना रहना चाहिए। सर मतलब जैसे कि अप्रोच अपना रहा है कौन, यूएसए चाइना के साथ। जैसे कैसे हम कैसे कह सकते हैं, देखो हम देखते हैं कि अगर हम देखें यूएसए और चाइना के बीच में भी लड़ाई चल रही है, ठीक है। एक तरह से आपको दिख रहा है कोल्ड वॉर का तरह सिस्टम चल रहा है, आपस के अंदर इन दोनों का बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यूएसए एक सुप्रीम पावर था, एक एस्टेब्लिश्ड पावर है, ठीक है। और ओनली पावर है 1991 के बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जब हुआ उसके बाद एक ही पावर बचा, यूएसए। पर अब वो देख रहा है कि चाइना धीरे धीरे इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली और पावरफुल बनता जा रहा है। और ये यूएसए देखेगा कि भाई चाइना अगर मान लीजिए पावरफुल बन गया ना तो हमको दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ रहा है? हमें दिक्कत आ जाएगी। चाइना वन डे और अनदर चाइना विल अटैक ऑन अस। अच्छा, अटैक भी नहीं करता है तो ये सोचो कि चाइना अगर पावरफुल बन गया एशिया के अंदर, तो एशिया के अंदर कुछ भी होगा तो चाइना से पूछे बिना नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि हमको हर चीज के लिए एशिया के अंदर कुछ भी करना पड़ेगा तो चाइना के लिए चाइना की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो भाई चाइना हमारे तक पहुंचे इसमें तो बहुत टाइम है, पर एशिया के अंदर तो पूरा पावरफुल बन सकता है ना चाइना। एशिया में कौन कंट्री है? इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, इन सब के अंदर पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकता है एशिया के अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो यूएसए चाहेगा कि चाइना का जो ये पावर बढ़ रहा है ना बच्चों, इसको बैलेंस किया जाए। एशिया के अंदर जो चाइना बढ़े जा रहा है, ठीक है, एशिया के अंदर अगर चाइना पूरा का पूरा डेवलप कर गया और पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया उसने एशिया को, तो एशिया में कुछ भी करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? चाइना की परमिशन लेंगे। तो यूएसए विल ट्राई कि यहां पर पावर बैलेंस करें, कि एशिया के अंदर और भी पावर्स हम डेवलप कर दें। जैसे भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा कर दें, भारत को भी डेवलप कर दें। और ये ट्राई करा यूएसए ने, पर यूएसए को पता चल गया कि भारत अकेला चाइना से नहीं लड़ पा रहा है। तो इसने यहां पर अपना एक अलाई नेशन है, इसका दोस्त है कि जापान, उसको भी लिया कि इंडिया और जापान तुम मिलकर क्या करो, चाइना के साथ लड़ाई करो, मतलब चाइना को बैलेंस, पावर को बैलेंस करो, दोनों मिल जाओ तो चाइना जो होगा। पर हमको ये पता चला कि इन दोनों के मिलने से भी काम नहीं चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने ले लिया, यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को भी लिया और बोला कि हम चारों मिलकर एशिया के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस कम करेंगे। और यहीं से आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन की स्थापना हुई। क्या है ये कोऑर्डिनेशन, कैसे बना, क्यों बना, स्टार्टिंग में क्या है, मालाबार एक्सरसाइज से किस तरह से रिलेटेड है, वो सब कुछ पढ़ाऊंगा। बस एक एग्जांपल की तरह भी देखो, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यूएसए देख रहा है कि चाइना इज बिकमिंग ऑल पावरफुल इन एशिया, तो इफ यूएसए हैव टू डू समथिंग इन एशिया देन ही हैव टू टेक द परमिशन ऑफ चाइना। और इससे क्या होगा, चाइना अगर एशिया के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा तो शक्ति का संतुलन जो हो जाएगा वो बिगड़ जाएगा बच्चों। और शक्ति का अगर संतुलन बिगड़ गया तो फिर क्या हो जाएगा, देयर विल बी प्रॉब्लम, कि कुछ भी करना पड़ेगा यूएसए को, चाइना की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, बैलेंस ऑफ पावर करें। बैलेंस ऑफ पावर के अंदर क्या है, इंडिया को डेवलप करो। अच्छा, इंडिया तो सर चाइना के साथ नहीं लड़ पा रहा है, तो क्या हो कि जापान से बोलो कि भाई जापान तुम भी आ जाओ, जापान को कहो कि जापान तुम भी आ जाओ और जापान को भी डेवलप करो और इंडिया और जापान को दोस्त बना लो और इंडिया और जापान की दोस्ती गहरा रहेगी। फिर यूएसए कहेगा कि यार इनसे भी काम नहीं चल रहा, तो एक नीचे यहाँ पर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक मलाका स्ट्रेट है, ठीक है, मलाका स्ट्रेट जो है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे हम बताएंगे स्ट्रेट ऑफ मलाका क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके ऊपर निगरानी रखें कि इंडियन ओशन के अंदर कहीं चाइना आनी है, तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी ले लेंगे। हम ये बताएंगे इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है जब क्वाड पढ़ाएंगे आपको डिटेल के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया को भी ले लेंगे। और इन सबको मिलाकर हम क्या करें, हम चाइना को काउंटर करें। ये होता है बैलेंस ऑफ पावर, कि शक्ति का संतुलन जो है ना वो बना रहना चाहिए, कि नेशंस की पावर मैच होनी चाहिए। कि भाई ऐसा नहीं कि भाई चाइना जो है बहुत ज्यादा डेवलप कर गया, अब चाइना के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा एशिया के अंदर, नहीं। तो चाइना अपनी औकात में रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिया को डेवलप करना पड़ेगा। यूएसए कह रहा है इंडिया को डेवलप, उसके साथ साथ इंडिया के साथ जापान को भी डेवलप, इंडिया और जापान में दोस्ती बना दो, फिर ऑस्ट्रेलिया को भी ले लो और कोऑर्डिनेशन बना दो, जिसका मेन पर्पस यही है कि चाइना किसी तरह से एशिया के अंदर पावरफुल ना बन जाए, ऑल पावरफुल ना बन जाए। दिस इज नोन एज एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ये बैलेंस ऑफ पावर का एग्जाम्पल।
इज दिस क्लियर? विशाखा, दिस इज क्लियर? दीप्ति, विशाखा, yes sir, Yes. yes sir. ठीक है। तो दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर। और ये जो टेक्निक्स है ये आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट नेशंस अपनाते हैं, जिससे कि तो अच्छा अगर मान लीजिए चाइना ये यूएस से होता, वो रियलिस्टिक नहीं होता। यूएस से रियलिस्टिक है ही नहीं, माना कि यूएस से रियलिस्टिक नहीं, आइडियलिस्टिक है। इसने बोला अरे चाइना डेवलप कर रहा है तो क्या हो, अपना डेवलप कर रहा है, मैं अपना डेवलप कर रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है। और ऐसा करता रहा और चाइना देखा कि भाई ऑल पावरफुल हो गया, भयंकर। अब यूएसए का शिप भी नहीं जाने दे रहा है वो इंडियन ओशन की तरफ। तो ये अप्रोच आइडियलिस्टिक रहती है कि अगर यूएसए बोलता है अरे भाई चाइना तो बहुत ही अच्छा नेशन है, ये अपने डेवलपमेंट कर रहा है, अपना मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहा है, मुझे क्या लेना देना, तो ये हो जाएगी आइडियलिस्टिक अप्रोच। पर यहाँ पे यूएसए रियलिस्टिक अप्रोच अपना रहा है, वो कह रहा है बैलेंस ऑफ पावर करनी पड़ेगी हमें, नहीं तो चाइना किसी दिन मेरे को ही खा जाएगा। जापान यस सर, इंडिया यस सर, ऑस्ट्रेलिया यस सर, तीनों मिल जाओ और तीनों मिलकर चाइना को काउंटर करो एशिया के अंदर, जिससे कि एशिया के अंदर एक ही दादा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारे दादा होने चाहिए। समझ में आ रहा है? ये जो है बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर की अगर हम देखेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज वन ऑफ द टूल ऑफ व्हाट, ऑफ रियलिस्टिक थिंकर्स। रियलिस्टिक जो है, रियलिज्म जो है उसका एक टूल है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग पावर, पावर को मैच करने का, ऑफ सम नेशंस अगेंस्ट दोज ऑफ अदर नेशंस, सो दैट देयर इज नो अपहील, ठीक है, अपहील और केओस इन द रिलेशनशिप अमंग द नेशंस। वैसे गड़बड़ाहट ना हो कि एक भाई एक फैंटम ना बन जाए, एक हीरो नहीं बन जाए कि मैं ही चश्मा लगा के मैं ही बस मैं ही हूं, राइट? ऐसा नहीं है। जैसे बोलते हैं पावर इज द ओनली चेक ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि पावर से ही आप पावर को चेक कर सकते हैं, और पावरफुल है ना तो ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सामने वाला कब हीरो बन के चश्मा लेके हमको निकल लेगा, अपने हमको बर्बाद करके निकल लेगा, पता ही नहीं चलेगा साहब। तो बैलेंस बनना चाहिए, शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए, ये आपको दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर। तो बिलीव करते हैं इन द डॉक्ट्रिन दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सोवरेनिटी ओनली व्हेन देयर इज अ बैलेंस। तभी आप अपनी संप्रभुता, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को तभी मेंटेन कर सकते हैं जब देयर इज बैलेंस। दिस इज नोन एज यूएस पॉलिसी ऑफ रीबैलेंसिंग इशू। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, सब कुछ इतना इतना स्मूथली कवर हो जाएगा ना आप लोगों का, आप भी सोचेंगे कि यार ये चीजें कितनी इजी है ना, सब्जेक्ट्स कितना इजी है। एक बार उसका नेचर समझ जाओ और उसकी तरफ अप्रोच करना समझ जाओ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आपको सब कुछ इजी लगे। ठीक है, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चलो मैं एक बार चैट देख लेता हूँ कि चैट में कुछ क्वेश्चन पूछा हो तो। चैट में भी आप पूछ सकते हैं ना। उज्ज्वला आप जो बोल रहे थे ना कि भाई सर जो सेल्फ इंटरेस्ट है और किसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट और रियलिज्म में क्या अंतर है? नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रियलिस्टिक जो होगा हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, इसमें कोई कंपेयर नहीं कर रहे हम। रियलिस्टिक जो होंगे वो क्या करेगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा पीडीएफ आपको सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, देखो एक अप्रोच ये भी रखो, सुनने पे ज्यादा भरोसा करें। ठीक है, सुने ज्यादा, लिखे कम। ठीक है, बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए, बहुत शॉर्ट में नोट्स। जैसे मैंने 5 पॉइंट बताए थे आपको उसके, वो 5 पॉइंट बता दिए। समझे ज्यादा, ऐसा नहीं कि एक एक चीज मैं लिख लूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको दूंगा, कंपाइल करके भी दे दूंगा लास्ट के अंदर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आप यहाँ पर ये डेफिनेशन और ये सब लिखना बंद करके आप थोड़ा इंटरेस्ट के साथ सुनने की कोशिश करेंगे सर समझाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज दिस, जो चीजें हैं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं समझ रहा ना कि उसको थकान आ रही है या फिर सर ज्यादा हो रहा है? ऐसा देखो बहुत इंटरेस्टिंग, पता नहीं चलेगा कब 2 घंटे निकल गए तुम्हारे जीवन के। ठीक है, और जीवन में कितना कुछ समझ लिए तुम 2 घंटे के अंदर, पता भी नहीं चलेगा तुमको कि भाई तुम मतलब एक अच्छा फीलिंग आता रहेगा आपको। अगर डेली का क्लास लेंगे तो आपका एक इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा चल जाएगा। और ये तो बिल्कुल मत समझना कि सर एक महीने का कोर्स है उसके बाद आप जानो हम जानो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये चीजें मैं रिवीजन कराऊंगा आपको प्रीलिम्स के अंदर भी, आपको एक प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आपको, उसके बाद मेंस के अंदर भी जल्दी जल्दी से रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, और आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम जो होगा 1-2 टेस्ट अपन प्रीलिम्स के बाद भी लेंगे। तो ये लंबे समय तक चलने वाला कोर्स है, हमारा साथ जो होगा लंबे समय तक चलेगा। समझ में आ रहा है? ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा दीप्ति वांट टू आस्क समथिंग? यस प्लीज दीप्ति। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे वो अभी डिस्कस कर रहे थे कि सेल्फ इंटरेस्ट और रियलिज्म के थ्रू में, तो सेल्फ इंटरेस्ट ये हो सकता है कि अभी जैसे सपोज इंडिया, हम लोग अपना डिफेंस में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग कुछ इन्वेंट करना चाहें तो हम लोग ये कर सकते हैं।
बट जब रियलिज्म का कुछ आएगा कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल कुछ किया, तो हम लोग को उससे ग्रेटर कुछ अच्छा बनाना है, और इसको रियलिज्म बोल सकते हैं ना? नहीं, सेल्फ जो तुम बोलो ना पहली बार जो जो हम कुछ बना रहे हैं वो होता है सेल्फ सफिशिएंट बनना, है ना। Okay. सेल्फ इंटरेस्ट इज ए नेगेटिव टर्म। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे बारे में नहीं सोच रहे। सेल्फिश जो लोग होते हैं वैसा है सेल्फ इंटरेस्ट। समझ रहा है ओके कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। जो तुम बोल रहे हो वो सेल्फ एफिशिएंट बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, सेल्फ आत्मनिर्भर सफिशिएंट। बनना है, वो है। पर आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में तुमने सामने वाले को उड़ा दिया, दैट इज नोन एज सेल्फ इंटरेस्ट पर्सन। ठीक है दीप्ति? ओके यस, Okay, sir. विशाखा प्लीज। सर अभी जैसे रिसेंटली यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, तो उसमें इंडिया ने रशिया से ऑयल करवाया था इंपोर्ट। तो नेशनल लेवल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा बोला जा रहा था कि मतलब आई यू लाइक Correct. फंडिंग द यूक्रेन वॉर। तो उन्होंने बोला था जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट का सोच के कर रहे हैं ये, मतलब दैट इज ए रियलिस्टिक थिंकिंग। यस विशाखा, सो ये रियलिस्टिक हुआ बिल्कुल एग्जाम्पल। बिल्कुल रियलिस्टिक हुआ। और इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करे थे उन्होंने जयशंकर ने, जिसने बहुत हमारा क्लियर कट एक एजेंडा बनाया था कि हम रियलिस्टिक थिंकर हैं। हम इस तरह से जो आइडियलिज्म में नहीं फंसना चाहते कि हम यूएसए के, हम अपने इंटरेस्ट पे प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रियलिस्टिक है, बट दैट इज वेरी पॉजिटिव रियलिज्म। ठीक है, जिसके अंदर हम किसी और का जो है हैम्पर नहीं कर रहे, इंटरेस्ट हैम्पर नहीं कर रहे हैं। विशाखा ओके सर। उज्ज्वला वांट टू आस्क समथिंग? उज्ज्वला सर वही मतलब अभी जो क्वाड ने भी बैलेंस ऑफ पावर के लिए क्रिएट किया है, बट क्वाड के अंदर के भी अभी जो नेशंस है जैसे अमेरिका एंड जापान ने रशिया यूक्रेन के इसमें हमें प्रेशराइज किया था कि, तो ये भी तो टूट सकता है, मतलब ये भी तो बैलेंस बिल्कुल टूट इम्बैलेंस हो सकता है, सकता बट है एग्जांपल तो है ना। हम देखो कि मल्टीपल डायमेंशन, कोई भी टॉपिक होगा ना उसके अंदर मल्टीपल डायमेंशन होगा। जैसे क्वाड है तो उसके अंदर मल्टीपल डायमेंशन है, हम एक डायमेंशन इसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वाड टूट सकता है कि नहीं टूट सकता, क्वाड के अंदर भी फ्रिक्शंस है, वो जब हम क्वाड पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। अभी हम एग्जांपल की तरह यूज कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर का एक एग्जांपल, क्वाड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। उज्ज्वला यस है ना। दूसरी चीज ये भी समझो कि हम ऐसा नहीं है कि जो कंट्री है, जैसे मान लीजिए एक कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया कई कई जगह पे रियलिस्टिक भी हो सकती है, कई कई जगह पे आइडियलिस्टिक भी हो सकती है, आइडियलिस्टिक भी हो सकती है। चाइना जो है कई कई जगह पे रियलिस्टिक भी हो सकती है, कुछ कुछ टॉपिक पे रियलिस्टिक हो सकती है, कुछ कुछ ऐसा मत समझना कंट्री हमेशा रियलिस्टिक ही रही, आइडियल नहीं। टॉपिक के ऊपर जैसे हमने यूक्रेन और रशिया का वार है, इसके अंदर हम क्या है, हम थोड़े से रियलिस्टिक हो गए, रियलिस्टिक हो गए। कभी भी हमारा नेपाल के साथ रिलेशन होता है तो हम थोड़े से आइडियलिस्टिक हो जाते हैं। ठीक है, कभी भी अब जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन है तो हम थोड़े से रियलिस्टिक ना होकर थोड़ा सा आइडियलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। बांग्लादेश का तो पूरा अभी एक्सप्लेन करेंगे, तो ये जब एक्सप्लेनेशन होगा ना तब हम करें, तब हम आपको। तो ये रियलिज्म और आइडियलिज्म जो है ऐसा नहीं कि फिक्स है कि भैया इंडिया इज ए रियलिस्टिक कंट्री, हमेशा रियलिज्म रहेगा, नहीं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे हम बड़े रियलिस्टिक थे, बट वहीं पंचशील एग्रीमेंट जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू की थी, पंचशील एग्रीमेंट पे हम बड़े आइडियलिस्टिक हो गए। तो हमें जो टॉपिक देखना है वो टॉपिक वाइज देखना है, हमको ये देखना है इशू वाइज, इशू बेस्ड हमको अप्रोच रखनी है कि इस इशू के इस वाले के अंदर। क्वाड के अंदर मल्टीपल डायमेंशन है, क्वाड के अंदर भाई अमेरिका हमारे खिलाफ बहुत सारी चीजें भी करता है, बहुत सारे फ्रिक्शन है। इवन अमेरिका ने ये जो चीज कर रहे हैं कि क्वाड के अंदर ऐसे कर रहे हैं कि भाई चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में कम करेंगे। अमेरिका ने हमारे इंडियन ओशन के अंदर हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को पार करके हमारे अंदर जहाज घुसा दिया था, वो भी एक इशू है। तो अलग अलग इशू है, बट हम जब एग्जांपल देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है उज्ज्वल? यस सर अभी आपने बोला नॉन अलाइनमेंट में इंडिया हाँ, वो भी रियलिस्टिक बताएंगे, हो। आगे चलकर बताएंगे नॉन अच्छा अलाइनमेंट मूवमेंट जब पढ़ेंगे, डोंट वरी, ओके है ना। अभी आने वाले, शायद आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में आ जाएगा। ओके ठीक है, वो सब बताएंगे, है ना, जो भी बोल रहे हैं वो सब चीजें बता देंगे। अभी एक्चुअली क्या है, पहली क्लास है ना, तो थोड़ा थोड़ा ही बता पा रहे हैं तुमको। पूरा एक बार 5-10 क्लास हो जाएंगी तो तुमको चीजें समझ में आने लगेगी, हर चीज होलिस्टिकली कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पहला टूल जो हुआ वो बैलेंस ऑफ पावर हुआ, और हम देखें रियलिज्म का पहला टूल है वो बैलेंस ऑफ पावर है, और हम इसको समझ भी गए कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है विद द एग्जांपल ऑफ रीबैलेंसिंग ऑफ एशिया। ठीक है, रीबैलेंसिंग पॉलिसी इन एशिया, यूएसए की जो रीबैलेंसिंग पॉलिसी है उसके बारे में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पावर के बारे में हम समझे। राइट, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टूल होता है किसका, रियलिस्टिक का, वो होता है न्यूक्लियर डिटरेंस। न्यूक्लियर डिटरेंस
न्यूक्लियर डिटरेंस है ना, डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस कि अब देखिए, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जिसके अंदर एक नेशन ऐसा सोचता है कि सामने वाला जो होगा ना मेरे के ऊपर अटैक कर देगा, सामने वाला मेरे ऊपर अटैक कर देगा, तो मुझे इस अटैक से बचना है ना, क्योंकि वो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के ओवरकम करने के बारे में सोच रहा है। तो ये बोल रहा है सामने वाला है ना, ये मेरे पे कभी भी अटैक कर सकता है, तो मुझे इससे बचना है। तो मैं अपने इसको बचने के कारण क्या करूं, मैं अपने आप को क्या कर लूं, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूं, मैं अपने यहाँ एक न्यूक्लियर वेपन बना लूं, न्यूक्लियर वेपन बना लूं। तो न्यूक्लियर वेपन बना लूंगा ना, तो ये मेरे से लड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। अगर मैं अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेता हूं तो ये मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अटैक करेगा तो उसको डर लगेगा भाई इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, इसने बटन दबा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये मेरे पे अटैक नहीं करेगा। तो ये एक न्यूक्लियर डिटरेंस कि मैं न्यूक्लियर वेपन बना लूं जिससे कि सामने वाला डरे मेरे से, डिटर हो, डिटर मतलब डरे कि ये मेरे ऊपर कहीं अटैक ना कर दे, ठीक है, वो डर रहा है कि भाई मैं इसके ऊपर अटैक कर दूंगा तो ये मेरे को मार देगा, न्यूक्लियर पावर दबा दे, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर डिटरेंस। ये एक रियलिस्टिक ही सोच सकता है ना बच्चों, एक रियलिस्टिक ही सोच सकता है। आइडियलिस्टिक होगा वो सोचेगा भाई हमको न्यूक्लियर वेपन से क्या काम, हम हमारे तो सभी दोस्त हैं, कोई हमें मार ही नहीं रहा है, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन बैठा है ना, हमें न्यूक्लियर वेपन से क्या काम। पर एक रियलिस्टिक जो पर्सन होगा, रियलिस्टिक जो नेशन होगा, वो हमेशा ही समझेगा कि हमको एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए, अदरवाइज कंट्री कैन अटैक ऑन अस, हमारी सोवरेनिटी को, इंटेग्रिटी को खतरा है। जैसे आज के जमाने में अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, एक एग्जांपल लें तो आप देखेंगे यूक्रेन के ऊपर रशिया जो अटैक कर रहा है ना, कर नहीं पाता अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। यूक्रेन के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ये तो दिक्कत हो रही है। अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो क्या रशिया की हिम्मत होती है उसके ऊपर अटैक करता? नहीं होता, क्योंकि डी न्यूक्लियराइजेशन के अंदर यूक्रेन एक बार सबसे ज्यादा, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के पास थे, पर डी न्यूक्लियराइजेशन के अंदर उसने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन को तबाह कर दिया, रशिया के कहने पे, अमेरिका के कहने पे, इनके कहने में। आज ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होता तो क्या इसकी हिम्मत होती है रशिया की हमारे ऊपर अटैक करने की? नहीं होती। तो ये हमेशा सबसे पहला काम जो करेगी ना रियलिस्टिक नेशन, कि भाई न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर लो, न्यूक्लियर वेपन बना लो, जिससे कोई हम पे अटैक करेगा तो देख भाई मारेगा नहीं तू मेरे को, नहीं तो बटन दबा रहा हूं। ये होता है न्यूक्लियर डेटरेंस, ठीक है, डेटरेंस क्रिएट कर, डेटर मतलब किसी को रोक रहे हैं कि आप हमारे ऊपर, तो दिस इज न्यूक्लियर डेटरेंस। इट इज मिलिट्री डॉक्ट्रिन अकॉर्डिंग टू व्हिच the possibility that a country will use the nuclear weapon in retaliation will deter an enemy from attacking. That is known as what? That is known as nuclear deterrence. इसको अपन nuclear deterrence बोलते हैं। I hope this is clear to everyone. Any doubt you can ask me. ठीक है, I hope enjoy कर रहे होंगे आप पढ़ने। जैसे हमने जब न्यूक्लियर वेपन अपना बनाया था, ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 के अंदर, जो 98-99 के अंदर, ठीक है, जब हमने ऑपरेशन शक्ति करा था, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति करा था, तो हमने कहा था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी का एक सेंटेंस आया था, आवर न्यूक्लियर वेपन्स आर मेंट प्योरली एज ए डिटरेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एडवेंचर बाय एनी एडवर्सरी, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर बोला था, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो हम न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट करेगा, कौन कर सकता है? एक रियलिस्टिक नेशन जो होगा, रियलिस्ट जो होगा वही करेगा। तो पहला जो टूल था इसका, रियलिस्ट नेशन का, अगर हम पहला टूल हम बोले तो पहला टूल था हमारा इसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर, दूसरा न्यूक्लियर डिटरेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और न्यूक्लियर डिटरेंस की अगर हम देखें डेफिनेशन, इट इज अ मिलिट्री डॉक्ट्रिन अकॉर्डिंग टू व्हिच पॉसिबिलिटी दैट ए कंट्री, कि ये पॉसिबिलिटी है कि भाई इसकी बहुत ज्यादा बॉडी बना रही, देखो एक मान लीजिए एक पतला सा आदमी है, पतला सा आदमी है, ठीक है, और पतला सा आदमी है, इसको है ना लोग बाग मारते पीटते रहते हैं, है ना, खूब लोग बॉडी वाले आदमी मारते पीटते रहते हैं, उसको जब आता है कोई भी बजा के चल जाता है। तो उसने सोचा भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन लोगों को, ये क्योंकि इन लोगों को दिखता था यार ये क्या कर लेगा भाई, इसको तो बजाते रहो, ठीक है, इसको मारते रहो, ऐसा। अब इसने क्या करा, इसने करा जिम ज्वाइन, ठीक है, जिम ज्वाइन कर लिया, और अब इसने क्या कर लिया, इसने बहुत बड़ी अपनी बॉडी बना दी, मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल, ये 6 पैक एब्स बना ली इसने, ठीक है, और ये देखो ये बॉडी बन गई। अब बताओ, अब कोई भी इसको मार पाएगा क्या? नहीं मार पाएगा, क्योंकि इसने क्या करा, अब इसको मारने से पहले आदमी 10 बार सोचेगा साहब। तो ऐसे ही समझो एक नेशन है जो कि है ना बिल्कुल, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी अटैक करे, कोई भी आके उसको मारेगा, रशिया कहेगा भाई तेरे को बहुत बुरी तरह मारना है, मेरे को मारने की इच्छा हो रही है, हाथ में कुछ भी मुझे मार दिया चापट। क्यों? क्योंकि इसके पास इसकी बॉडी नहीं है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, मार ले भाई, क्या करे, गरीब आदमी को सब मारते हैं। पर अगर ये अपनी बॉडी बना ले,
ठीक है, अगर ये न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट कर ले तो रशिया की हिम्मत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रियलिस्टिक होंगे वो तो कर ही लेंगे। रियलिस्टिक कभी ऐसे नहीं कहेगा कि भाई हमको तो वर्ल्ड पीस के लिए काम करना है, ठीक है, हमें इंटरनेशनल पॉलिसीज के ऊपर पूरा भरोसा है, रूल्स रेगुलेशन पे पूरा भरोसा है, यूनाइटेड नेशन आ जाएगा हमको बचाने, हमको किसकी जरूरत है, ठीक है, हम तो भाई हैं, सब भाई हैं, राइट, ऐसा नहीं सोचेगा रियलिस्टिक। रियलिस्टिक हमेशा सोचेगा कि हमें अपनी पावर को बढ़ाना है, न्यूक्लियर डिटरेंस किसी तरह से क्रिएट करना है। ये है तीसरा जो इंपॉर्टेंट टूल होता है जिससे आपको पता चलता है कि सामने वाला न्यूक्लियर जो है, सामने वाला जो है वो क्या है, एक तरह से रियलिस्टिक नेशन है, वो है प्री एम्प्टिव वॉर्स। प्री एम्प्टिव वॉर्स, एम्प्टिव वॉर्स, प्री एम्प्टिव वॉर्स। प्री एम्प्टिव वॉर्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये आदमी है ना मेरे को मारेगा, एक ना एक दिन मारेगा ये आदमी, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, तो अब जब ये मारे उससे पहले आप ही इसको मार दें, दैट इज नोन एज प्री एम्प्टिव वॉर्स। कि इनको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे ऊपर, ये नेशन मेरे ऊपर इन्वेड कर देगा, ये मेरे ऊपर इन्वेजन कर देगा, तो इसको इन्वेजन करने से पहले ही मैं इसको मार दूं, मैं इन्वेड कर दूं इसके ऊपर। दिस दैट इज नोन एज प्री एम्प्टिव वॉर, कि ये जब मेरे पे इन्वेड करेगा तो आज या कल में इन्वेड करने वाला है ये मेरे पे, ठीक है, तो ये अपनी ताकत बना रहा है, तो ताकत क्यों बनने दे इसकी, इसको पहले से ही मार दो, पहले से इसको मार दो, दैट इज नोन एज प्री एम्प्टिव वॉर। ये कौन कर सकता है, कि रियलिस्टिक कर सकता है ना, जो हमेशा स्केप्टिक माइंडसेट का वही कर सकता है ना, आइडियलिस्टिक थोड़ी ना कर पाएगा। तो रियलिज्म वाला हमेशा ये देखता है कि सामने वाला मेरे पे, तो वो लिस्ट बना के रख रखी है उसने कि किस किस को मार रखा है, किस किस को मारना है अपन को। जैसे कि हम बात करें कि 1990s के बाद, ठीक है, अगर हम देखें जब 9/11 हुआ था, ठीक है, 9/11 जब हुआ था, ठीक है, 2000 के बाद, ठीक है, 9/11 जब हुआ तो उसके बाद यूएसए ने एक लिस्ट बनाई, बुश थे उस वक्त, बुश ने एक लिस्ट बनाई, तो कौन कौन सी कंट्रीज हमारी एडवर्सरी, उसके ऊपर लिखा इराक हमारी एडवर्सरी है, ईरान हमारा एडवर्सरी है, ठीक है, अभी बताएंगे क्यों एडवर्सरी हो तो आगे चलकर पता चल जाएगा ना। नॉर्थ कोरिया हमारा एडवर्सरी है, ये सारी कंट्रीज हमारी क्या है, ये सारी कंट्रीज एडवर्सरी लिस्ट बनाई और एक एक के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। इराक के ऊपर अटैक करा गया, ठीक है, ईरान के ऊपर प्रॉक्सी वार्स करे गए, नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रॉक्सी, अभी सब समझेंगे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला चीजें वो सब चीजें समझेगा। तो दिस इज नोन एज प्रीएम्प्टिव वॉर, कि सामने वाला हमको मारे उससे पहले हम उसको मार दें, दैट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव वॉर। और इसीलिए इसको प्यार से अपन कहते हैं बुश डॉक्ट्रिन। Preemptive war is a war that is commenced in an attempt to repel or defeat a perceived invasion, कि हमें पता है कि ये कोई सामने वाला जो आएगा वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो परसीव्ड है हमें पहले से, तो उस इन्वेजन को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही अटैक कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वॉर, दैट इज नोन एज योर प्रीएम्प्टिव वॉर्स, उसको अपन प्रीएम्प्टिव वॉर्स बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? यस, अमन कुमार वांट टू आस्क समथिंग, यस प्लीज अमन। जस्ट म्यूट वाला बटन हटाओ, अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो अमन। अनम्यूट करो अमन, फिर पूछ पाओगे। अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, देवयानी, यस देवयानी। Sir, actually, I want to ask that is it only attacking that a country does, or it is deterring also? प्रीएम्प्टिव वॉर्स, Yes, sir. Preemptive wars. प्रीएम्प्टिव वॉर्स के अंदर एक अटैकिंग मोड में आ जाता है कंट्री, ठीक है, वो अब डिटर नहीं कर रहा, वो सोच रहा है डिटर करने से तो उसकी पावर बढ़ती जाएगी, तब तक अपन डिटर करते रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। डिफेंसिव नहीं खेल रहा, अब ऑफेंसिव खेल रहा है। इट इज एक्शन ओरिएंटेड, कि ऑफेंसिव खेलने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि ये हम पे अटैक करेंगे उससे पहले हम अटैक कर देंगे, है ना, डिफेंस करने के लिए ऑफेंसिव हो रहा है। यस देविया। यस अमन, यू वांट टू आस्क समथिंग अमन, और एक्सीडेंटली हाथ उठ गया है? ओके फाइन, कुछ प्रॉब्लम है तो लिख दे, है ना, लिख दे चैट के अंदर, लिख दे उसके अंदर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रियलिज्म। ये हमने एक आइडियोलॉजी पढ़ ली, दैट इज नोन एज रियलिज्म। तो रियलिज्म को अगर हम समराइज करें बच्चों तो उसके 5-6 पॉइंट सर टोटली बनते हैं रियलिज्म। पहला तो सर हम देखेंगे कि रियलिज्म बिलीव दैट कि जो पूरा वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड इज इन द स्टेट ऑफ अनार्की, मतलब कोई भी ग्लोबल गवर्नेंस वाली चीज नहीं है, ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो अनार्की के अंदर है, ठीक है, एक पॉइंट ये बनता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सर ये हमेशा है ना स्केप्टिक माइंडसेट के हैं, स्केप्टिक माइंडसेट के, ठीक है। तीसरा पॉइंट या फिर इसके अंदर ही देख रहे हैं तो प्रिजनर्स डिलेमा या सिक्योरिटी डिलेमा से ये सफर करते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो रियलिस्टिक वाले जो होंगे, रियलिस्टिक आइडियोलॉजी वाले जो होंगे, वो हमेशा कहेंगे कि पावर इज द ओनली चेक फॉर द पावर, पावर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और सेल्फ हेल्प इज इंपॉर्टेंट, सेल्फ हेल्प इज इंपॉर्टेंट। सर बड़े स्केप्टिक है, बड़े ही हर किसी पे भरोसा नहीं करते किसी के, तो इसको इसीलिए इनको चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस भी हम कह देते हैं, चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस,
और सर एक चीज और बताएं, ये किसी से ज्यादा गहराई में दोस्ती नहीं करेंगे। दे विल से दैट कि पावर जो ये दे विल से दैट कि नेवर बिलीव इन व्हाट, पॉलिसी मेकिंग के अंदर नेवर बिलीव इन बेस्ट पॉसिबल आउटकम। बेस्ट पॉसिबल आउटकम पे बिलीव नहीं करते, दे विल बिलीव इन कि हाउ टू अवॉइड वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को किस तरह से अवॉइड करा जाए, इसके बारे में ये बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? एक सेकंड, किसी का म्यूट ऑफ हो गया है प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके कर दे। यस, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज? इस रशिया इन्वेजन ऑन यूक्रेन इज एग्जांपल ऑफ प्रीएम्प्टिव वॉर्स। बिल्कुल सही बात है, प्रीएम्प्टिव वॉर है बिकॉज रशिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी हम इसके ऊपर एक स्पेशल क्लास लेंगे रशिया यूक्रेन। बिल्कुल सही बात है, प्रीएम्प्टिव वॉर ही है। ठीक है, प्रीएम्प्टिव वॉर ही है, बिल्कुल प्रीएम्प्टिव वॉर का एग्जांपल ये है, राइट? यस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? यस, कालिन यू हैव एनी डाउट? कालिन समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, उज्जवल समझ में आ रहा है? उज्जवल सर इसमें तो लेकिन मतलब ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, जैसे ऐसे बोले कि स्टेट्स एक्वायर फॉर पावर सिर्फ डेटरेंस के लिए, और एक तरफ बोल रहे हैं स्टेट्स एक्वायर फॉर पावर फॉर फ्री। हाँ, ये टूल्स हैं। देखो कौन, एक बात बताओ कि आइडियलिस्टिक जो होगा क्या वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाएगा? नो सर। है ना? तो एक तरीका है कि न्यूक्लियर वेपन बनाकर सही होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है प्रीएम्प्टिव वॉर्स। प्रीएम्प्टिव वॉर्स कर ले, ये भी एक तरीका है कि सामने वाला अटैक करे उससे पहले हम ही अटैक कर दे, ये भी एक तरीका है। तो तरीके हैं अलग। अच्छा ओके सर। तो नथिंग मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा नहीं है कि ये टूल्स हैं, अलग अलग टूल्स हो सकते हैं किसी के भी, कैसे 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 तरीके हो सकते हैं अलग। यस, इस तरह से अपन को इसको, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब रियलिस्टिक जो होगा ना वो इसका जस्ट अपोजिट, सॉरी आइडियलिस्टिक होगा वो जस्ट अपोजिट। आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक वाला बोलेगा भाई मैं रिलेशन करूंगा ना तो मैं करूंगा दोस्ती वाला रिलेशन। पहले सबसे पहले ये बात बोलेगा कि मेरे को है ना सबके ऊपर बिलीव है, इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस इन सब के ऊपर मेरे को बिलीव है, इंटरनेशनल लॉज के ऊपर मेरे को बिलीव है। मैं इंटरनेशनल लॉ को मानने वाला आदमी, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को मानने वाला आदमी, इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन जो अनक्लॉज ने लिख दिया वो सत्य है, जो यूनाइटेड नेशन ने बना दिया वो सत्य है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूनाइटेड नेशन पे मैं पूरा पूरा ट्रस्ट करूंगा। कोई भी कंफ्लिक्ट होगा तो मैं यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके दरवाजा खटखटाऊंगा कि ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत अच्छा है, कोई भी मुझे मारेगा तो लोग बाग आएंगे मेरे को बचाने के लिए। इस तरह से जो बिलीव करता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज आइडियलिस्टिक। ठीक है, उसको अपन आइडियलिस्टिक बोलेंगे। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को हम आइडियलिस्टिक बोलेंगे। जीरो सम गेम अभी अब नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक आ रहा है जीरो सम गेम के अंदर। ठीक है, तो डोंट वरी, उसको अभी पढ़ाएंगे। अभी ये चीज समझ लो जो अपन को अभी अपने टॉपिक चल रहा है उसको समझ लो। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर आता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स है, अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये सब चीजें इसके अंदर चलती है। ठीक है, ये ऐसे बिलीव करेंगे कि भाई हमें तो है ना रिलेशन करना है ना तो बहुत मस्ती वाला रिलेशन करना है, हमें तो बिल्कुल हिंदी चीनी भाई भाई कर देना है। ठीक है, आइडियलिस्टिक, आइडियलिज्म में चले जाता है। ऐसा ना दोस्ती के अंदर देख ही नहीं रहे, ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड लव जो होता है, इसके अंदर पता नहीं चल रहा सामने वाला आपके साथ कब खेल गया, पता ही नहीं चला। आइडियलिज्म में फंसे रहना, ये इनको बोलते हैं चिल्ड्रन ऑफ लाइटनेस। उनको चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस बोल रहे थे, इनको चिल्ड्रन ऑफ लाइटनेस बोल रहे है ना, लाइटनेस, कि हमेशा ब्राइट साइड ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं कि वर्ल्ड है ना बहुत सही चीज है भाई, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, म्यूचुअल कॉपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर समझते हैं। ये समझते हैं कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम हमको लेकर आना चाहिए। दे बिलीव इन बेस्ट पॉसिबल आउटकम की पॉलिसी मेकिंग ऐसी हो कि सामने वाले का दिल जीत ले, हम बेस्ट पॉसिबल आउटकम लेकर आए, इस तरह से ये बिलीव करते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि, कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे, स्केप्टिक माइंडसेट नहीं होता इनके अंदर, कोई प्रिजनर डिलेमा, आइडियलिस्टिक के अंदर कोई प्रिजनर डिलेमा ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को हमेशा ये क्रिटिसिज्म किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनके अप्रोच जो थी वो आइडियलिस्टिक रहती थी, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बड़े ही रियलिस्टिक थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते थे कि भाई चाइना को लेकर अगर हम बात करें कि चाइना जो है ना बड़ा एक्सपेंशनिस्ट कंट्री, इसका नेचर बाय बेसिक नेचर ये एक्सपेंड करने की सोचता है। बाय बेसिक नेचर चाइना बिलीव दैट कि हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेंशन करना चाहिए, बड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड है। इसके साथ ज्यादा गहराई में दोस्ती मत कर लेना, कभी भी धोखा दे देगा। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे अरे नहीं नहीं,
हमारी तो बहुत पुराना रिश्ता है, कल्चरल टाइप्स है, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो रिलेशन बहुत ऐसा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, हम तो अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे। क्यों जबरदस्ती हम क्या करेंगे, हम दोनों मिलकर एशिया को उठाकर ले जाएंगे, एशिया रिसर्जेंस, है ना। हम दोनों आपस में ट्रेड अच्छा करेंगे और वर्ल्ड को एक पथ दिखाएंगे, पथ प्रदर्शक बनेंगे। और ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है दैट इज नोन एज व्हाट, आइडियलिस्टिक रिलेशन, कि हम देख नहीं रहे, रियलिटी नहीं देख रहे कि भाई एक्सपेंशनिस्ट कंट्री कभी भी है ना थप्पड़ मार के निकल लेगा, पर नहीं है, थप्पड़ मार ही नहीं सकता। हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन कर रखा है साहब, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस, पंचशील एग्रीमेंट, अब बताएंगे उसके बारे में क्या क्या है। तो हम इस तरह से, अच्छा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का इशू है, भाई मेरे को यूनाइटेड नेशन पे पूरा भरोसा है, यूनाइटेड नेशन के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा, यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर ले गए, वहां पे वो एक यूनाइटेड नेशन के अंदर हमारा कश्मीर इशू जो होगा शटल कॉक बन जाएगा, किसके बीच में, इंडिया यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, दोनों खेल रहे हैं उससे। ये आइडियलिस्टिक चीज कि इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, कि इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे हम गेम खेलेंगे, ठीक है। ये सब चीजें कि ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यूनाइटेड नेशन है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ है, इन सब के ऊपर पूरा बिलीव है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ये नहीं देख रहे कि वर्ल्ड बैंक इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय यूएसए, ये नहीं देख रहे हम कि यूएसए और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, कोल्ड वार के टाइम की बात होता है, ये नहीं देख रहे। तो ये चीजें ना देखकर जो आइडियलिस्टिक चीजें देखें, आइडिया में बिलीव करें, आइडिया के अंदर रहें, इसके जस्ट अपोजिट सारे पॉइंट जो होंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, आइडियलिस्टिक। क्या आइडियलिस्टिक है ना। ये टॉपिक्स इतने मजेदार है, मैं इसको मैं बता रहा हूँ आपको 10-10 घंटे लगातार भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इतना मजा आता है इसको पढ़ाने के अंदर, ठीक है, और पढ़ने में भी आपको मजा आ रहा होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग, अब दिन प्रतिदिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। ये तो अभी मैंने बस पत्ते अभी खोल ही नहीं सकता अभी मैं, ठीक है। 10-12 क्लास आप करोगे तो उसके बाद आपको इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, क्लास का वेट करोगे कि कब सर का क्लास होगा पूरे दिन भर, ठीक है। I can bet on you, right? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, ये सबको क्लियर है। आज का क्लास अपन इतना ही रखते हैं। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एनीवन वांट टू डिस्कस एनीथिंग यू कैन आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क। सर वो मतलब वो टाइम के सिनेरियो में जब भी हमारी मिलिट्री पावरफुल नहीं थी, तो वो आइडियलिज्म वाज वन ऑफ द वे टू सेफगार्ड, मतलब ऐसे बोल वो सकते सब हैं। अभी वो चीजें डिस्कस करेंगे उज्ज्वला, है ना, वो मतलब इतना शॉर्ट में हम नहीं बता, पूरा फैक्ट चेक करके पूरा डिस्कशन करके हम बताएंगे आपको उज्ज्वला, है ना। उसमें कोल्ड वार की सर पॉलिटिक्स भी आएगी, वो सब चीजें। हाँ सर, क्या कोई कंट्री प्योरली रियलिस्टिक है या नहीं, आइडियलिस्टिक? देखो प्योरली तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्योरली कोई कंट्री कम्युनिस्ट भी नहीं है, प्योरली कोई कंट्री डेमोक्रेटिक भी नहीं है, प्योरली कंट्री कोई सोशलिस्ट भी नहीं है। ये सब आइडियोलॉजीज होती है ना, कोई आइडियोलॉजीज होती है। आइडियोलॉजीज का खेल समझ लीजिए आप। एक चीज, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, आइडियोलॉजीज का आप खेल समझ लीजिए। आइडियोलॉजी क्या होता है ये समझो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, आइडियोलॉजी मतलब जिसके अंदर आईएसएम लगता है ना, जैसे कम्युनिज्म, जैसे सोशलिज्म, ये आइडियोलॉजीज है, ये आइडियोलॉजीज है। इनको अचीव करना, 100% अचीव करना, ये आइडिया है भाई, आइडिया है, उसको अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी कंट्री 100% कम्युनिस्ट नहीं हो सकती, कोई भी कंट्री 100% कैपिटलिज्म को फॉलो नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री 100% सोशलिज्म को फॉलो नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री 100% आइडिया मतलब। पर अगर उसकी ज्यादातर डिसीजंस उस पॉलिसी की टुवर्ड्स है, तो हम कहेंगे इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशलिज्म, इट इज इंक्लाइन टुवर्ड आइडियलिज्म। कि अगर हम देखें कि जो चाइना है, उसकी मेजर पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो क्या है, रियलिस्टिक ही रहता है हमेशा ना। यूनाइटेड नेशन का मानना, कभी मान लेना, कभी नहीं मानना, ज्यादातर नहीं मानना, ठीक है। अपना रूल एंड रेगुलेशन बनाना, रिवीजन चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर का, इंटरनेशनल रेगुलेशंस को नहीं मान रहा है, ठीक है। पर ऐसा थोड़ा ना कि हमेशा ही नहीं मानता इंटरनेशनल रेगुलेशंस को, ऐसा नहीं है ना। यूनाइटेड नेशंस की बात मानता है, वहां पे मीटिंग भी करता है, वहां पर सब कुछ करता है, राइट, कई कई जगह मानता है, ठीक है। कभी कभार अनक्लॉज को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। तो उस वाले केस के अंदर जब वो अनक्लॉज को फॉलो नहीं कर रहा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है। और जब वो फॉलो कर रहा है, डब्ल्यूटीओ को फॉलो करता तो है, डब्ल्यूएचओ को करता तो है, राइट। तो जब नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे रियलिस्टिक है, इस तरह से। ओके सर, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा है किसने, नेहा ने, कि सर इज देयर एनी टूल्स फॉर आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के भी कोई टूल्स हैं? यस, म्यूचुअल कॉपरेशन, ट्रेड बनाना, इकोनॉमिक डायमेंशंस क्लियर करना, ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट जैसे एग्रीमेंट साइन करना, म्यूचुअल प्रिंसिपल ऑफ पीस इस तरह के साइन करना, ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन करना,
किसी को एड देना, फाइनेंशियल एड देना, ठीक है, किस पर्पज से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, वो चीजें जो होती है वो आइडियलिज्म के अंदर है। मतलब आइडियलिज्म का मतलब है दोस्ती के अंदर कुछ भी करवा लो, ठीक है, दैट इज आइडियलिज्म। और फिर वो दोस्त धोखा दे देगा जब अपन क्या करते हैं, तड़पते हैं। तो हम कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर है, अगर हम देखें आइडियलिज्म और रियलिज्म से कौन सी अच्छी चीज है, तो मेजोरिटी तो डिसीजंस जो होते हैं वो नेशंस जब लेता है तो अपने इंटरेस्ट के ऊपर ही लेता है, रियलिस्टिक अप्रोच ही रखता है। पर कई कई जगह पर हमको आइडियलिज्म भी होना पड़ता है। ये हम आगे चलकर जब हम तुमको बताएंगे, वो जब चीजें समझोगे, जब आगे चलेंगे तब चीजें समझ में। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने काफी चीजें आपको समझाई। अभी बेसिक ही चल रहा है, समझो बेसिक चलेगा 2-3 दिन, उसके बाद फिर हम इंडिया चाइना जब पढ़ेंगे तब जाकर आपको असली चीजें समझ में। तो मैं पूरा का पूरा आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से करके करंट अफेयर्स से लेकर आने वाले समय में क्या होगा वहां तक लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, और वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखते हैं क्या अपन कर सकते हैं। उसके बाद जब होगा, और उसके अंदर आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स का पूरा चीजें, वो सब चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है, करंट अफेयर से लेकर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड। वेलकम। Thank you, sir. Good night. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम।